निशान भयानक दर से जल रहा है। विशाल भेड़िया गुर्राता है और उन दोनों को खत्म करने की तैयारी करता है, जबकि डंकन उसे बचाने की एक नाकाम कोशिश कर रहा है। अपने सामने मौजूद जानवर को नजरअंदाज करते हुए खादिम अचानक आसमान की तरफ देखता है और उसे एहसास होता है कि एक खास शर्त पूरी हो गई है, जिसे देखकर डंकन हैरान हो जाता है। उसके चेहरे पर धीरे धीरे सब कुछ समझ जाने वाले भाव आते हैं। उसकी आंखें फैल जाती हैं। जिस पल का वो इंतजार कर रहा था वो आखिरकार आ गया है। वो बिना चांद वाली रात के आसमान को घूरता है और पहचान जाता है कि उसकी छिपी हुई ताकत के लिए एकदम सही माहौल बन चुका है। एक नए इरादे के साथ वो अपनी तलवार की नोक जमीन में गाड़ देता है और एक रहस्यमयी रस्म शुरू करता है। वो मंत्र पढ़ना शुरू करता है और 10,000 सैनिकों के कभी न हारने वाले मालिक अताल्ला का नाम लेता है। हैरान परेशान डंकन उसे देखता रहता है और खादिम अपनी दुआ जारी रखता है। वो उस पुराने योद्धा से आने वाले कत्लेआम के लिए अपनी तलवार को आशीर्वाद देने के लिए कहता है। उस मंत्र में वो रात जब जमीन पर नजर रखने वाली आंख खुद को छिपा लेती है का जिक्र है, जिससे बिना चांद के आसमान वाली शर्त पूरी हो जाती है और वो अपनी मामूली सी तलवार को खून से सना एक नाम देने का इरादा जाहिर करता है। तलवार से सुनहरी ताकत की एक लहर निकलती है जो डंकन और झुंड के लीडर दोनों को सन्न कर देती है। वो विशाल ब्लैडवुल्फ ताकत के इस अचानक और जबरदस्त उभार से चौंक कर पीछे हट जाता है। डंकन अपने सामने हो रहे इस हैरत अंगेज नजारे को सिर्फ बड़े अविश्वास से मुंह खोले देख सकता है। आग जैसी रूहानी ताकत का एक बड़ा स्तंभ खादिम को घेर लेता है, जो उसकी ताकत के जागने का इशारा है। जैसे ही वो ताकत घूमती है, एक रहस्यमय आवाज पूछती है, तुम इस तलवार को क्या नाम दोगे? वो अपनी पहली जिंदगी की जानी पहचानी इरादे की गूंज को पहचान लेता है और अपना जवाब देने के लिए तैयार हो जाता है। पूरे यकीन के साथ वो तलवार को उसका नया अजीब नाम देता है, मॉस्किटो। इस ऐलान के साथ ही वो आग जैसी ताकत उसके और उसके नए नाम वाले हथियार के चारों ओर जोर से भड़क उठती है। फिर नाम देने की रस्म पूरी होते ही तलवार से एक चमकदार सुर्ख रोशनी फूट पड़ती है। तलवार पर एक अनोखा खास तरह का निशान उभर आता है जो हमेशा के लिए उस पर मॉस्किटो की छाप छोड़ देता है। खादिम एक संजीदा इत्मीनान के साथ मुस्कुराता है, क्योंकि उसने अपनी सबसे ताकतवर खासियतों में से एक को सफलतापूर्वक अनलॉक कर लिया है, द वन हू बिस्टोज नेम्स। अपनी नई नाम वाली तलवार से लैस खादिम बिना डरे सामने से हमला करते ब्लैडवुल्फ लीडर का सामना करता है। किनारे से ये सब देख रहा डंकन दहशत में चीख पड़ता है। उसे लगता है कि वो जंगली अब जिंदा नहीं बचेगा। खादिम बड़ी आसानी से उस विशाल जानवर के हमले से बचता है और उसकी गर्दन पर एक गहरा घाव देता है, लेकिन वो वार उससे खत्म करने के लिए काफी नहीं होता। मगर जैसे ही उसका ब्लेड जानवर को छूता है, एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि एक खास इफेक्ट एक्टिवेट हो गया है। जैसे ही मॉस्किटो उस भेड़िए को काटती है, एक गहरी लाल रोशनी तलवार को घेर लेती है और उसकी वैम्पायरिज्म स्किल एक्टिवेट हो जाती है। जिंदगी सूखने वाला ये इफेक्ट फौरन उसके जख्मों को भरने लगता है, जिससे उसे लड़ाई जारी रखने की ताकत मिलती है। ब्लेडवुल्फ का लीडर मजाक उड़ाते हुए गुर्राता है। ऐसा लगता है कि थोड़ी सी जिंदगी सोखने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये समझते हुए कि सिर्फ हीलिंग काफी नहीं है, वो मुस्कुराता है और उस जानवर को एक और राउंड के लिए ललकारता है। नए जोश के साथ वो अचानक आगे उछलता है और ब्लैडवुल्फ की खोपड़ी पर वार करता है और मॉस्किटो को उस मखलूक के सिर में गहरा गुस्सा देता है। इस जानलेवा वार के साथ ही वैम्पायरिज्म इफेक्ट तेजी से चमकने लगता है। वो अपनी जगह पर बना रहता है ताकि वैम्पायरिक तलवार उस मरते हुए जानवर से ज्यादा जिंदगी की ताकत सोख सके। लगातार जिंदगी सोखने का ये असर कमाल कर देता है और जल्द ही एक सिस्टम नोटिफिकेशन से पता चलता है कि उसके सारे जख्म भर चुके हैं। वो ये देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है कि होली नाइट के पाक हथियार से मिला वो जानलेवा जख्म भी पूरी तरह से गायब हो गया है। भेड़ियों की लाशों के ढेर के बीच जीप की शान में खड़ा वो मजाक में सोचता है कि इन मॉन्स्टर्स का आना तो असल में काफी मददगार साबित हुआ। वो अपनी तलवार पर लिखी अजीब नई लिखावट को देखता है और उसके वैम्पायरिज्म इफेक्ट को पहचान लेता है, जो दुश्मन को नुकसान पहुंचाकर जिंदगी वापस भरता है। फिर वो समझदारी से इस नई ताकत की कमियों को परखता है। इसका लो ग्रेड होना हीलिंग को बहुत असरदार नहीं बनाता और ये बिना खून वाले दुश्मनों के खिलाफ बेकार है। ये तय करके कि फिलहाल के लिए ये नई ताकत काफी है, वो एक गहरी सांस लेता है। वो अपनी खासियत की असली ताकत के बारे में सोचता है, चीजों को बिना किसी नायाब मटेरियल के एक खास इफेक्ट देने की काबिलियत। वो सोचता है कि आगे क्या हो सकता है और समझता है कि अगर शर्तें फिर से पूरी हुई तो वो और भी अनोखे हथियार बना सकता है। लेकिन अपनी पिछली जिंदगी से मिले एक कड़वे सबक को याद करके वो अपने जोश को काबू में रखता है। वो जानता है कि बहुत जल्द बहुत ज्यादा की उम्मीद करना सिर्फ मुसीबत लाता है। तभी कांपता हुआ डंकन अपनी छिपने की जगह से बाहर झांकता है और डरते डरते पूछता है कि क्या ये खौफनाक लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई। छिपने की जगह से बाहर निकलकर वो भेड़ियों के पूरे झुंड को मरा हुआ देखकर चौंक जाता है और सोचता है कि इतना बुरी तरह जख्मी जंगली अभी तक होश में कैसे है। तेजी से खादिम की तरफ भागकर डंकन उसे पूरी तरह से सही सलामत खड़ा देखकर दंग रह जाता है। वो पाक जख्म भी पूरी तरह से भर गया है। खतरा टल जाने के बाद खादिम उस सौदागर की तरफ मुड़कर एक सीधा सवाल करता है, तुम भागे क्यों नहीं? इस अचानक पूछे गए सवाल से डंकन पूरी तरह घबरा जाता है। उसने इस सवाल के अलावा किसी भी और चीज की उम्मीद की थी। खादिम बात को साफ करते हुए सौदागर को याद दिलाता है कि जब भेड़ियों ने उसे घेर रखा था तब उसके पास भागने का बेहतरीन मौका था। सौदागर का दिमाग तेजी से इस बात को समझने की कोशिश करता है और धीरे धीरे सच्चाई समझने का भाव उसके चेहरे पर फैल जाता है। डंकन हटलाते हुए पीछा किए जाने का बहाना बनाता है, लेकिन खादिम की मुस्कुराहट से साफ पता चलता है कि वो जानता है कि सौदागर पूरी सच्चाई नहीं बता रहा है। उसी पल डंकन चुपचाप सच्चाई समझ जाता है। वो उस जख्मी जंगली के लिए इतना फिक्रमंद था कि भागने का ख्याल उसके दिमाग में आया ही नहीं। बुरी तरह थका हुआ खादिम
डंकन से रात भर पहरा देने के लिए कहता है ताकि वो थोड़ी देर आराम से सो सके। लेकिन सोने जाने से पहले वो एक बेहद खौफनाक धमकी देता है कि अगर सौदागर ने भागने की कोशिश की तो वो उसकी आंतों से रस्सी बना देगा। इस वशियाना धमकी से डंकन सुन्न पड़ जाता है। वो जानता है कि ऐसा आदमी बिना किसी शक के अपनी बात का पक्का होगा। डर के मारे फंसा हुआ बेचारा और रोता हुआ डंकन पूरी लंबी अकेली रात आग के पास पहरा देता रहता है। अगली सुबह थका हारा नींद से बेहाल डंकन सफर जारी रखता है। उसके चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। वो खादिम को उनके सफर के प्लान के बारे में बताता है और समझाता है कि उन्हें अभी 10 दिन और एम्पायर के दक्षिणी इलाके से गुजरना है। खादिम, जो कि उसे ढूंढ रहे अधिकारियों से चौकन्ना है, पूछता है कि बिना किसी मुसीबत के बॉर्डर पार करने की कितनी गुंजाइश है। उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता साफ है, अगर मुमकिन हो तो वो किसी दूसरे होली नाइट से दोबारा नहीं मिलना चाहेगा। डंकन उसे यकीन दिलाता है कि उन्होंने जो रास्ता चुना है उस पर ज्यादा पहरा नहीं है, लेकिन साथ ही आगाह करता है कि वहां उनका सामना डाकुओं से होने की ज्यादा उम्मीद है। अपने साथी की ताकत पर भरोसा करते हुए वो लापरवाही से कहता है कि मामूली डाकू एक ताकतवर जंगली के लिए कोई रुकावट नहीं होंगे। सौदागर उनके रास्ते में पड़ने वाले एक छोटे दूर दराज के किले की तरफ इशारा करता है जहां वो सुरक्षित रूप से खाने पीने का सामान फिर से भर सकते हैं, और समझाता है कि एल्गा फेथ का असर शायद वहां तक नहीं पहुंचता होगा। अपने नक्शे पर रास्ता दिखाते हुए डंकन खादिम को एक शॉर्टकट दिखाता है जिसे गोल्डन रोड कहते हैं, जो उन्हें सीधे उनकी मंजिल बेस्ताना तक ले जाएगा। खादिम आगे के मुश्किल सफर के बारे में सोचता है और मानता है कि मुश्किल होने के बावजूद ये उसकी पिछली जिंदगी के जहनवी दिनों से कहीं बेहतर है। उसे याद आता है कि कैसे 300 साल पहले पूरब की बिखरी हुई सल्तनतें किसी भी बाहरी इंसान पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती थी और उसके साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव करती थी। उन दिनों में उसके जैसे एक विशाल डरावने जंगली को देखते ही लोग फौरन शक और गुस्से से पेश आते थे। इस याद से उसे मेलिसा के साथ अपनी पहली मुलाकात याद आ जाती है, जिसने शुरू में उसे ऐसी नफरत से देखा था जैसे कोई कीड़े मकोड़े को देखता है। वो सोचता है कि वो उस भोली भाली नौजवान मेज को दोष नहीं दे सकता था जो अचानक साथ सफर करने के लिए कहने वाले एक खौफनाक जंगली से चौकन्नी हो गई थी। एक फ्लैशबैक में उनकी पहली मुलाकात के उसके नोट्स दिखाई देते हैं जिसमें उसने अंदाजा लगाया था कि वो कोई मुजरिम या शायद इंसान और मॉन्स्टर का मिला जुला रूप हो सकता है। एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आ जाती है जब वो अपने पुराने दोस्त की प्यारी लेकिन आखिरकार बेकार याद को झटक देता है। डंकन उसे उसकी सोच से बाहर निकालते हुए यकीन दिलाता है कि आज का फ्री सिटीज अलायंस बाहर वालों को कहीं ज्यादा आसानी से अपनाता है। खादिम की खामोशी देखकर घबराया हुआ डंकन जोर देकर कहता है कि वो अलायंस की मेहमान नवाजी के बारे में सच बोल रहा है। अचानक उनका रास्ता दो गुटों के बीच चल रही तनातनी की वजह से रुक जाता है जिसमें दोनों तरफ के लोग बदमाश लग रहे हैं। खादिम अपने गाइड की तरफ मुड़ता है और उस तजुर्बेकार सौदागर से पूछता है कि उसे ये मामला क्या लगता है। डंकन अंदाजा लगाता है कि एक गुट डाकुओं का लग रहा है जो दूसरे गुट को परेशान कर रहे हैं, जो कि गुंडे लग रहे हैं और उनका डाकुओं से कोई लेना देना नहीं लगता। ये महसूस करते हुए कि इसमें पड़ने से बेवजह की मुसीबत होगी, खादिम उन्हें घूमकर कोई दूसरा रास्ता लेने का सुझाव देता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। जिन गुंडों को परेशान किया जा रहा था वो उसके विशाल शरीर को देख लेते हैं और फौरन उसकी तरफ इशारा करके चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वो झुंझलाहट में अपनी जबान से चट की आवाज निकालता है। इस बात से चिढ़कर कि टकराव से बचने की उनकी कोशिश नाकाम हो गई है। चिल्लाने की आवाज सुनकर डाकुओं का ध्यान अपने शिकार से हटकर आते हुए जंगली पर चला जाता है। नए आने वाले के डील डॉल से चौकन्ने होकर डाकू लड़ाई की तैयारी में अपनी तलवारें और डंडे निकाल लेते हैं। कोई और चारा ना होने पर खादिम आगे बढ़ता है, इस बेकार की रुकावट को जल्दी से खत्म करने के लिए तैयार। इस अजीब सी हालत का जायजा लेते हुए उसके चेहरे के भावों को पढ़ना मुश्किल है। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब गुंडों का लीडर अपना सिर पीछे करके एक जोरदार जीत का नारा लगाता है। वो डाकुओं की तरफ मुड़कर चिल्लाता है, देखा तुम लोगों ने, तुम हरामियों ने कहा था कि वो नहीं आएगा, आओ अब हमसे पंगा लेकर दिखाओ जब वो यहीं है। जैसे ही डाकू भागना शुरू करते हैं एक और गुंडा चिल्लाता है, अरे ये तो भाग रहे हैं, जल्दी जाओ और अपने बेवकूफ बॉस को बताओ। डाकुओं को पीछे हटता देख गुंडे जोर जोर से हंसते हैं और चिल्लाकर कहते हैं कि जाकर सबको बता दे कि एगॉन स्लेजिंग हॉर्न यहाँ है। ये सब देखकर खादिम पूरी तरह से चकरा जाता है। बुरी तरह छिड़कर वो उन आदमियों को घूरता है और ठंडे अंदाज में पूछता है, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? उनका लीडर घमंड से उस जंगली का उसकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करता है और पूछता है कि क्या उसे इज्जत से एगॉन्स रेजिंग हॉर्न कहकर बुलाना चाहिए। खादिम आजिजी में एक लंबी सांस लेता है और साफ साफ उस नाम को अपनाने से मना कर देता है और उन्हें आखिरी चेतावनी देता है, या तो उसके रास्ते से हट जाओ या मरो। गुंडे ये सुनकर सन्न रह जाते हैं और अपनी बड़ी गलतफहमी का एहसास होते ही उनका जश्न का सारा माहौल पल भर में हवा हो जाता है। वो घबराकर बड़ी बड़ी आंखों से एक दूसरे को देखते हैं क्योंकि उनकी गलती का खौफनाक अंजाम अब उन्हें समझ आ रहा है। गुंडों के लीडर का चेहरा गुस्से और बेइज्जती से सख्त हो जाता है और वो धीरे धीरे अपने खंजर की तरफ हाथ बढ़ाता है। उसका डर गुस्से में बदल जाता है और लीडर फट पड़ता है। वो चिल्लाकर पूछता है कि आखिर खादिम दखल देने वाला होता कौन है और उसे निकम्मा हरामी कहता है। जहां एक तरफ डंकन डर के मारे चीखता है वहीं खादिम बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। उस गुंडे के घटिया गुस्से से जरा भी मुतासिर हुए बिना उसकी चाल नाकाम होने पर गुंडों का लीडर और उसका गैंग गुस्से में हमारे हीरो को घेर लेते हैं और पूछते हैं कि वो इस गड़बड़ की जिम्मेदारी कैसे लेगा। हमारा हीरो शांति से हालात का जायजा लेता है और सोचता है कि ये लोग अचानक इतने दिलेर कैसे हो गए, शायद इसलिए कि वो उसे कोई मामूली बारबेरियन समझ रहे हैं और तादाद में भी उससे ज्यादा है। तभी उनका ध्यान डंकन पर जाता है जब उनमें से एक की नजर उस सौदागर के बड़े से बैग पर पड़ती है और उसे शक होता है कि कहीं उसने कोई कीमती चीज तो नहीं छुपाई है और वो उस डरे हुए आदमी को आगे आने का हुक्म देते हैं।
ताकि वो उसके बैग की तलाशी ले सके। सब्र का बांध टूटने पर एक गुंडा उसकी तरफ लपकता है, लेकिन खादिम अपनी कोहनी से उसे पीछे धकेल देता है और इससे पहले कि वो सौदागर पर हाथ उठा पाता, हमारा हीरो चुपचाप बीच में आ जाता है। इसके बाद वो गुंडा हट जाने की मांग करता है और कहता है कि इस बार्बेरियन के दखल देने की वजह से अब उन्हें अपने दुश्मनों से बिना किसी मदद के लड़ना पड़ेगा। लेकिन खादिम पर उनकी धमकाने की कोशिशों का कोई असर नहीं होता। उसकी खामोशी पर ताना मारते हुए हॉर्सल हंसता है और हट जाने के तौर पर एक दूसरा रास्ता सुझाता है। वो एक नई डील रखते हैं। चूंकि वो काफी ताकतवर लगता है तो वो मशहूर बार्बेरियन एगॉन्स रेजिंग हॉर्न का भेष धरकर उनके साथ लड़ सकता है और उसे याद दिलाता है कि कैसे उनके दुश्मन थोड़ी देर पहले ही डरकर भाग गए थे। मजाक उड़ाते हुए वो उसे एक्टिंग सिखाने की कोशिश भी करते हैं और कहते हैं कि लड़ाई के दौरान उसे बस चिल्लाना है, मैं एगॉन्स रेजिंग हॉर्न हूँ। हॉर्सल घमंड से कहता है कि उनकी मदद करने से हिसाब बराबर हो जाएगा और बड़ी बेअदबी से उसे बताता है कि एक असली मर्द अपने किए की जिम्मेदारी लेता है और उसे उकसाने की एक घटिया कोशिश में वो उसकी मर्दानगी पर सवाल उठाता है। इसके बाद पूरा गैंग ठाके लगाकर हंसने लगता है। उसके बार्बेरियन हुलिये का मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसकी खामोशी का मतलब है कि वो बोलने से डर रहा है। पीछे से डंकन बढ़ती हुई बेचैनी से ये सब देख रहा है और सोच रहा है कि कहीं हमारा हीरो इन छोटे मोटे डाकुओं के चक्कर में पड़ने से बचने के लिए तो चुप नहीं है। ये मानकर कि मामला सुलझ गया है, हॉर्सल बड़े भरोसे के साथ उसके हाथ पर थपकी देता है। बस यही एक हरकत उसके सब्र का आखिरी इम्तिहान थी। खादिम की आंखों में एक खतरनाक चमक आ जाती है। खतरे से पूरी तरह अनजान वो गुंडा खुशी से कहता है कि नए पार्टनर होने के नाते उन्हें एक दूसरे से जान पहचान कर लेनी चाहिए और उस बार्बेरियन का नाम पूछता है। एकदम ठंडे अंदाज में वो अपना नाम बताने के लिए राजी हो जाता है और पलक झपकते ही अपनी तलवार मियान से बाहर निकाल लेता है और इससे पहले कि वो गुंडा समझ पाता कि क्या हो रहा है, वो एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। उसका सिर जमीन पर लुढ़क जाता है और उसके चेहरे पर वही घमंड भरी मुस्कान मौत में जम जाती है। दूसरे गुंडे हैरान और खामोश खड़े उसे देखते रहते हैं। उन्हें अपने साथी की इस अचानक और बेरहम मौत पर यकीन ही नहीं होता और उनके लीडर की हैरानी असली खौफ में बदल जाती है जब उसे हालात की संगीनी का एहसास होता है। जहां एक तरफ डाकू अपने साथी की मौत पर दहशत में चीख रहे हैं, वहीं डंकन बस यूं ही खड़ा देख रहा है, इस खूनी अंजाम से जरा भी हैरान नहीं। खौफ और गुस्से में आकर वो अपने हथियार निकालते हैं और बेवकूफी में उस पर हमला कर देते हैं और उसे चेतावनी देते हैं कि वो यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। जैसे ही वो हमला करते हैं, वो अपनी खून से सनी तलवार हवा में उठाता है और बाकायदा अपना तारुफ कराता है, मेरा नाम खादिम है, और जानलेवा संजीदगी के साथ अपने खानदान का ऐलान करता है। अताला का अजीम योद्धा। कुछ लम्हों बाद उसकी कुल्हाड़ी एक जगह थमी हुई है और एक तितली आकर उस पर बैठ जाती है। वो उस हथियार को पकड़ता है और उसे शिकार के सिर से बाहर खींचता है। फिर वो शांति से उसकी हालत जांचता है। उसकी धार टूटी हुई है और जोड़ भी ढीला है। साफ पता चल रहा है कि ये किसी असली लड़ाई के लिए नहीं बनी है। वो फैसला करता है कि उसे अगले किले में एक अच्छी कुल्हाड़ी ढूंढनी होगी और इसे अपनी बेल्ट में खोंस लेता है। आखिरी बचा हुआ गुंडा, उनका लीडर, खौफ से सुन्न हो गया है और इस कत्लेआम को देखकर उसका पेशाब निकल जाता है। वो सदमे में कांप रहा है और अपने मरे हुए साथियों के नाम बुदबुदाता है जब उसे एहसास होता है कि वो सब मारे जा चुके हैं। फिर खादिम अपनी ठंडी खामोश नजरें उसकी तरफ घुमाता है। आखिरकार दहशत उस पर हावी हो जाती है और वो गुंडों का लीडर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है, लेकिन उसका पैर उलझ जाता है और वो मुंह के बल जमीन पर जा गिरता है। खादिम अपना पैर रखकर उस आदमी को जमीन पर दबोच लेता है और शांति से कहता है कि इस नए इंतजाम का मतलब है कि उसे अपनी कुल्हाड़ी दोबारा नहीं निकालनी पड़ेगी, और फिर एक खौफनाक धमकी देता है, हर सवाल का जवाब दो वरना तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तोड़ दूंगा। जिसकी वजह से दबाव पड़ते ही वो गुंडा दर्द और खौफ से चीख उठता है। वो अपनी पूछताछ शुरू करता है। उनके गैंग और एगॉन्स रेजिंग हॉर्न की पहचान के बारे में पूछता है। वो डाकू दर्द से सिर्फ करा पाता है, इतना डरा हुआ है कि उसके मुंह से कोई जवाब नहीं निकलता। ये देखकर कि पूछताछ से कोई फायदा नहीं हो रहा, डंकन बीच में आकर बताता है कि एगॉन फ्री सिटीज अलायंस के बीचों बीच बसा एक शहर है और बताता है कि ये शहर अपने बहुत बड़े अरीना के लिए मशहूर है और एगॉन्स रेजिंग हॉर्न वहां का एक महान ग्लेडिएटर और कई बार का चैंपियन है। तो अब हमारे हीरो को बात समझ आने लगती है। उसे एहसास होता है कि इन लोगों ने जरूर उसे ही वो महान चैंपियन समझ लिया था, लेकिन डंकन को ये कहानी नामुमकिन लगती है। वो कहता है कि उतने बड़े कद का योद्धा इतनी दूर दराज जगह पर आने की जहमत नहीं उठाएगा, चाहे उसे कितनी भी रकम दी जाए। तभी जमीन पर पड़ा वो पकड़ा हुआ डाकू जोर देकर कहता है कि उसका बॉस और वो मशहूर ग्लेडिएटर पक्के दोस्त हैं और दावा करता है कि अगर उसे बुलाया जाए तो हॉर्न भागा चला आएगा, और बैकी बैकी बातों में डींगे मारता है कि जब एगॉन्स रेजिंग हॉर्न यहाँ आएगा तो वो सब खत्म हो जाएंगे। वो ये भी बताता है कि उनका गैंग ब्लड केव गैंग अपने दुश्मन गैंग ब्लैक हैमर गैंग के साथ इलाके पर कब्जे के लिए लड़ रहा है, और बताता है कि दुश्मन गैंग की ज्यादा तादाद की वजह से जब वो पीछे हटने लगे तो उनके बॉस ने मदद के लिए अपने मशहूर दोस्त को बुलाया था। इसके बाद डंकन उस बड़बड़ाते हुए आदमी को बड़ी हमदर्दी से देखता है और साफ साफ कहता है कि उसे पूरी तरह से धोखा दिया गया है, और सीधी सी बात समझाता है, उतने बड़े कद का सच्चा दोस्त उसे शहर में दौलत से नवाजता, ना कि उसे एक छोटा मोटा डाकू बनकर सड़ने देता। ये सुनकर उस डाकू की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि उसके बॉस के झूठ की कड़वी सच्चाई अब उसे समझ आने लगती है। उसे ये हकीकत मानने में मुश्किल होती है कि उसका बॉस एक धोखेबाज था और उसका हीरो कभी नहीं आने वाला था। इसी बीच हमारा हीरो अपना अगला कदम तय करता है और इस नतीजे पर पहुंचता है कि चूंकि वो पहले ही गैंग के कई लोगों को मार चुका है तो बेहतर यही है कि बाकी लोगों को भी खत्म कर दे, इससे पहले कि वो उस पर घात लगाकर हमला करे। वो ये भी सोचता है कि उन्हें मिटा देना न सिर्फ जिंदा रहने के लिए जरूरी है, बल्कि ये सामान लूटने और एक बेहतर हथियार खोजने का भी अच्छा मौका है। और अपना फैसला कर लेने के बाद वो पकड़े हुए डाकू को हुक्म देता है कि वो उसे ब्लड केव गैंग के अड्डे तक ले जाए। जवाब में वो आदमी मना करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा हीरो उसकी रीढ़ की हड्डी पर
और जोर से दबाव डालता है, जिससे दर्द बढ़ जाता है और उसका इनकार जल्द ही हार मान लेने वाली चीखों में बदल जाता है। वो जल्द ही ब्लड केव गैंग के अड्डे के मुहाने पर पहुंच जाते हैं, एक मामूली सी गुफा जिसके बाहर 2 पहरेदार खड़े हैं। गुफा के अंदर गैंग का लीडर ग्रेहम एक जुगाड़ से बने सिंहासन पर बेसब्र होकर बैठा है। उसने अपनी थोड़ी मुट्ठी पर टिका रखी है और अपनी मौजूदा हालत से बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा। मन ही मन वो खुद की तारीफ करता है, अपना परिचय गैंग के लीडर और मशहूर एगॉन रेजिंगहॉर्न के भाई के तौर पर देता है और अपने वहम में चिल्लाता है, दावा करता है कि उसने एगॉन के शानदार अरीना में एक बहादुर और दिलेर ग्लेडिएटर के तौर पर अपना नाम बनाया था। लेकिन उसका ये सपना तब टूट जाता है जब वो सच्चाई कबूल करता है। वो एक मामूली ग्लेडिएटर था जिसका रिकॉर्ड 1 जीत और 4 हार का था और हॉर्न को तो पता भी नहीं कि वो कौन है। और वो कबूल करता है कि उसने मदद बुलाने का झूठ इसलिए बोला क्योंकि उसके अपने ही आदमी उसे तंग कर रहे थे, जबकि वो जानता था कि वो महान योद्धा कभी नहीं आएगा। फिर वो सोचता है कि उसकी जिंदगी में इतनी बड़ी गलती कहाँ हुई। वो तो बस एक सीधी सादी जिंदगी चाहता था, अपने भोले भाले साथियों के साथ एक डाकू सरदार बनकर गुजारा करना जो उसकी बढ़ाई चढ़ाई कहानियों पर यकीन कर लेते थे। और वो दुश्मन गैंग ब्लैक हैमर गैंग को कोसता है, उन्हें अपने इलाके में घुसने और उसकी आरामदेह भले ही घटिया जिंदगी को बर्बाद करने का इल्जाम देता है। जैसे ही वो ताना मारते हुए ये दुआ कर रहा होता है कि काश हॉर्न सच में आ जाए, तभी उसका एक आदमी लड़खड़ाता हुआ गुफा में आता है और घबराकर बताता है कि उसकी दुआ कबूल हो गई है और चिल्लाता है कि एगॉन रेजिंगहॉर्न सच में यहाँ है, जिससे ग्रेहम पूरी तरह से दंग रह जाता है। लेकिन बॉस से बचाने की उसकी गुहार अचानक बीच में ही कट जाती है जब कोई चीज उसके सिर के पिछले हिस्से पर जोर से लगती है। ग्रेहम इस अचानक छाई खामोशी और अपने आदमी की मदद की पुकार से हैरान रह जाता है। जवाब खादिम की शक्ल में आता है जो गुफा के मुहाने पर दिखाई देता है। ग्रेहम इस वशी मंजर को फटी आंखों से देखता है और उस योद्धा की खास बारबेरियन पोशाक और उसके जबरदस्त जिस्म को देखता है। वो चिल्लाता है, कहीं ये सच में मशहूर एगॉन रेजिंगहॉर्न तो नहीं? लेकिन उसका जवाब दिए बिना हमारा हीरो अपनी तलवार सीधे गैंग लीडर की तरफ करता है और एक सीधा सवाल पूछता है, बॉस तू ही है? पूरी तरह से डरा और उलझा हुआ ग्रेहम बस इतना ही कह पाता है, कौन? और उस डरावनी शक्ल को घूरता रहता है जिसने अभी अभी उसके आदमियों को काट डाला है। वो उस डरे से हमें डाकू के सामने खतरनाक अंदाज में खड़ा है। उसकी खामोशी किसी भी धमकी से ज्यादा डरावनी है। ग्रेहम का दिमाग तेजी से चलता है। उसने असली एगॉन रेजिंगहॉर्न को पहले देखा है और फौरन समझ जाता है कि ये खौफनाक अजनबी कोई बहरूपिया है। वो हैरान है कि आखिर ये जंगी उनके गैंग पर हमला करने आया कहां से, और वो जल्दी से अंदाजा लगाता है कि अगर ये आदमी यहाँ तक पहुंच गया है तो बाहर उसके सारे आदमी पहले ही मारे जा चुके होंगे। इसलिए आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि इसकी पहचान चाहे जो भी हो, ये घुसपैठिया एक बेहद खतरनाक दुश्मन है। इस अचानक घुसपैठ से झल्लाकर वो लड़ाई की तैयारी करते हुए अपनी मुट्ठी भींच लेता है और पहल करने का फैसला कर वो पहला वार करने के इरादे से आगे झपटता है। मगर हमारे हीरो पर इसका कोई असर नहीं होता। उसे ये बस दिलचस्प लगता है कि वो डाकू उससे निहत्थे लड़ने की सोच रहा है। अपने अंदर के जज्बे को जगाते हुए ग्रेहम की आंखों में ताकत की एक चमक दिखाई देती है। लेकिन तभी हमारा हीरो ये अचानक बदला हुआ मंजर देखकर दंग रह जाता है जब डाकुओं का सरदार उसके सामने घुटने टेक देता है और उसे बड़े भाई कहकर बुरी तरह अपनी जान की भीख मांगने लगता है। जैसे ही वो गैंग की कीमती चीजें पेश करता है, खादिम रूखेपन से उसे बड़े भाई कहना बंद करने को कहता है। ये सब देखकर डंकन उस डाकू की गिड़गिड़ाहट को पहचान जाता है और तंज से कहता है कि ये तो कोई जान की भीख मांगने वाला ही करता है। तभी ग्रेहम घबरा जाता है और उलझन में पूछता है कि वो अपनी तलवार क्यों उठा रहा है। अपनी आखिरी कोशिश में वो वादा करता है कि अगर उसकी जान बख्श दी जाए तो वो उसे बराबर नजराना देता रहेगा। लेकिन वो नाउम्मीद हो जाता है ये समझकर कि उसकी मिन्नतें बेकार हैं और उस बेरहम अरीना से जिंदा बचने के बावजूद अब वो एक बहुत बुरी मौत मरने वाला है। जैसे ही वो सारी उम्मीद छोड़ देता है, तभी अचानक उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। अपनी मौत को टालने के लिए चिल्लाकर वो खादिम को एक खजाने का नक्शा देने की पेशकश करता है और बताता है कि ये नक्शा एक मशहूर डॉल्फिन की फेंकने वाली कुल्हाड़ी की जगह तक ले जाता है। एक नायाब डॉल्फिन हथियार का जिक्र सुनते ही खादिम की दिलचस्पी बढ़ जाती है। तभी ग्रेहम जोश में दावा करता है कि ये मशहूर कुल्हाड़ी डॉल्फिन कारीगरों ने अपने दिल और रूह से बनाई है। उसकी दिलचस्पी देखकर वो डाकुओं के सरदार को हुक्म देता है, बोलते रहो। ये देखकर डाकुओं का सरदार राहत की सांस लेता है, ये जानते हुए कि उसने एक नायाब डॉल्फिन हथियार का लालच देकर उसे फंसा लिया है। और वो अपनी बात बढ़ा चढ़ाकर बताता है उस कुल्हाड़ी की जादुई खासियतों के बारे में, जैसे उसकी धार जो कभी कुंद नहीं होती और अपने निशाने की तरफ उड़कर जाने की काबिलियत। हमारा हीरो मन ही मन इस पेशकश की कीमत समझ जाता है। उसे याद आता है कि डॉल्फिन हथियारों की खासियतें और असर इंसानी हथियारों से कहीं ज्यादा बेहतर होते हैं। लेकिन डॉल्फिन हथियार हासिल करना एक बेहद मुश्किल काम है। इस दुनिया में ड्वार्फ और एल्फ जैसी ख्याली नस्लें मौजूद तो हैं, लेकिन ये छोटी नस्लें हैं जो बाकी दुनिया से अलग थलग रहती हैं। और वो जानता है कि ड्वार्फ इंसानों को पसंद नहीं करते, इसलिए वो कभी भी अपनी मर्जी से अपने हथियार नहीं बेचेंगे, जिसकी वजह से ये बेहद नायाब हैं। लेकिन अगर इस डाकू की बातें सच हैं, तो ये एक ऐसा मौका है जिसे वो गवा नहीं सकता, क्योंकि बेहतरीन हथियारों की उसे सख्त जरूरत है ताकि उसे बार बार डीमन ब्लड पर निर्भर ना रहना पड़े। तो अपना फैसला करके वो सीधे मुद्दे पर आता है और पूछता है, नक्शा कहाँ है? ये महसूस करके कि अब पलड़ा थोड़ा उसकी तरफ है, डाकुओं का सरदार मोल भाव करने की कोशिश करता है और पहले अपनी जान की गारंटी मांगता है, क्योंकि वो नक्शे को अपनी आखिरी उम्मीद समझकर इतनी आसानी से नहीं देना चाहता। लेकिन वो इस ख्याल पर ही हंसता है कि एक मामूली डाकू खुद को मोल भाव करने की हालत में समझ रहा है। बिना किसी चेतावनी के वो अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए अपनी तलवार की नोक से उसे जख्मी कर देता है। जैसे ही वो डाकू दर्द से चीखता है, वो उसे बताता है कि मोल भाव करने के कुछ तरीके उसे भी आते हैं। फिर वो उसे एक खौफनाक चेतावनी देता है, बोलना शुरू करो।
वरना वो उसके जिस्म में तब तक सुराख करता रहेगा जब तक वो एक चिथड़ा ना बन जाए। डर और दर्द से बेसुध ग्रैहम बस कांपता रहता है और अपने कंधे में धसी तलवार को पकड़े रहता है। इसी बीच कहानी दुश्मन गैंग ब्लैक हैमर गैंग के अड्डे पर पहुंचती है। वहां एक जासूस घबराहट में अपने साथियों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि उसकी खबर सच्ची है, लेकिन गैंग के दूसरे सदस्य उसकी इस अविश्वसनीय खबर पर यकीन करने को लेकर आपस में बहस कर रहे हैं। लेकिन उनकी बहस तब रुक जाती है जब उनका बॉस एक भारी भरकम हथौड़ा जोर से जमीन पर पटकता है, जिससे पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। तभी उनका लीडर सामने आता है, जो अपने तख्त पर बैठा है और पूरी बात साफ साफ बताने को कहता है। और उनका लीडर क्रेवन इस अफवाह की पुष्टि चाहता है कि मशहूर ग्लेडिएटर एगॉन रेजिंग हॉर्न ब्लड केव गैंग की मदद कर रहा है। तब उसके दो आदमी घबराते हुए इस बात की पुष्टि करते हैं कि खबर सही है। ये सुनकर वो अपनी आंखें सिकोड़ लेता है और सोचता है कि क्या ऐसी कहानी पर यकीन किया भी जा सकता है। लेकिन उसके आदमी जोर देकर कहते हैं कि ये सच है और कसम खाते हैं कि उन्होंने ग्रैहम की फौज के साथ एक भालू जैसे विशाल जंगली को देखा है। वो इस बारे में सोचता है और उसे वो पुरानी अफवाहें याद आती है कि ग्रैहम और वो मशहूर ग्लेडिएटर गहरे दोस्त थे, मगर वो इसे बकवास कहकर खारिज कर देता है और सोचता है कि ग्रैहम ने शायद इलाके की जंग में धोखा देने के लिए किसी बड़े भाड़े के सैनिक को काम पर रखा है। फिर भी अपने शक के बावजूद वो इस छोटी सी आशंका को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर पाता कि शायद वो महान लड़ाका सच में आ गया है। हाँ, तभी एक और पहरेदार अंदर घुसता है और चिल्लाकर बताता है कि ब्लड केव गैंग ने उन पर धावा बोल दिया है। जब लीडर उनकी तादाद पूछता है तो पहरेदार बताता है कि हमला करने वाले सिर्फ 2 लोग हैं और पुष्टि करता है कि उनमें से एक बहुत बड़ा जंगली है जिसका हुलिया बिल्कुल एगॉन रेजिंग हॉर्न जैसा है। ये सुनकर गैंग के सदस्य हैरान रह जाते हैं कि सिर्फ 2 लोगों ने अकेले उनके पूरे अड्डे पर हमला करने की हिम्मत की। क्रेवन का चेहरा गंभीर हो जाता है जब वो इस खौफनाक ख्याल के बारे में सोचता है कि शायद ये अफवाहें सच हैं। ये जानते हुए कि ऐसे महान लड़ाके के सामने सीधी लड़ाई में वो टिक नहीं पाएंगे, वो जल्दी से घात लगाकर हमला करने की एक योजना बनाता है और अपने तीरंदाजों को एक आड़ के पीछे तैनात होने और उसके इशारे पर हमला करने का हुक्म देता है। अपनी योजना तैयार करके वो अपना जंगी हथौड़ा उठाता है ताकि हमलावर की पहचान वो खुद कर सके। उसी बीच ग्रैहम हमारे हीरो को जंगल के रास्ते ले जा रहा है और बताता है कि वो अड्डे के लगभग पहुंच गए हैं और घबराकर पूछता है कि क्या वो सच में सीधे दुश्मन के मेन अड्डे में घुसने की सोच रहा है। लेकिन खादिम सवाल उसी पर पलट देता है और पूछता है कि क्या उसने खजाने के नक्शे के बारे में झूठ बोला था कि वो उनके इलाके में है। ये सुनकर वो घबरा जाता है और समझाने लगता है कि उन्होंने उसे पहले अपने ही इलाके में छिपाया था, लेकिन जब से वो इलाका उनके हाथ से गया है, पसीने से लथपथ वो इतने बड़े और खतरनाक डाकुओं के अड्डे में खुलेआम जाने को लेकर अपनी चिंता जाहिर करता है। उस जंगली को डराने की उम्मीद में वो गैंग की तादाद को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताता है और दावा करता है कि वहां कम से कम 100 खूंखार डाकू हैं। बिना किसी परवाह के खादिम बस इतना कहता है कि सरहदी गैंग के हिसाब से 100 लोग काफी ज्यादा हैं और पीछे हटने और भाड़े के सैनिक जमा करने की सलाह को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। वो बड़ी आसानी से कहता है कि 100 आदमियों को मारना थका देने वाला होगा, इसलिए उन्हें जल्दी करनी चाहिए। वो उस खतरे को पूरी तरह से खारिज कर देता है और कहता है कि उसकी एकमात्र चिंता नक्शा लेकर सूरज ढलने से पहले लौटना है। 100 दुश्मनों के सामने उसके इस पागलपन भरे आत्मविश्वास को देखकर ग्रैहम की बोझदी बंद हो जाती है। जैसे ही वो और उसका कैदी वहां पहुंचते हैं, उनका सामना क्रेवन से होता है, जो अपना भारी भरकम जंगी हथौड़ा लिए तैयार खड़ा है। दोनों की नजरें मिलती हैं और उनके बीच एक तनाव भरी खामोशी छा जाती है। तभी क्रेवन खामोशी तोड़ता है और तंज कसते हुए ग्रैहम का स्वागत करता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या करने आया है। मौका देखकर वो हिम्मत से ऐलान करता है कि वो ब्लैक हैमर गैंग की तबाही की घोषणा करने आया है। क्रेवन के आदमियों को दिखाने के लिए वो गर्व से अपने साथी का परिचय अपने गहरे दोस्त मशहूर अरीना चैंपियन एगॉन रेजिंग हॉर्न के रूप में कराता है। ब्लैक हैमर गैंग के सदस्य ये सुनकर सन्न रह जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनका सबसे बुरा डर सच हो गया हो और वो मन ही मन मुस्कुराता है और इस अफरा तफरी के बीच भागने की योजना बनाता है जब तक गैंग का ध्यान उस ताकतवर जंगली पर है। लेकिन उसकी योजना धरी की धरी रह जाती है जब खादिम उसके बाल पकड़ लेता है और गुस्से से पूछता है कि वो ये क्या करने की सोच रहा है। फिर वो सबको सुनाते हुए चिल्लाता है और साफ कर देता है कि वो एगॉन रेजिंग हॉर्न नहीं है। वो उस धोखेबाज ग्रैहम को पकड़कर गैंग से कहता है कि उसका लड़ने का कोई इरादा नहीं है, बशर्ते वो उसे वो चीज दे दें जिसके लिए वो आया है, और शांति से उनसे कहता है कि खून खराबे की कोई जरूरत नहीं है। ये इनकार सुनकर सच्चाई समझते ही क्रेवन के चेहरे पर एक चौड़ी शिकारी मुस्कान फैल जाती है। तुम एगॉन रेजिंग हॉर्न नहीं हो, मुझे पता था। क्रेवन तिरछी मुस्कान देता है, ये मानकर कि वो जंगली भी ग्रैहम का भाड़े पर लाया हुआ एक सिपाही है जिसने शायद ये एहसास होने पर अपने मालिक को धोखा दे दिया कि उसे मौत के जाल में घसीटा गया है। फिर भी वो खादिम के गैर मामूली सुकून को देखकर हैरान है और सोच रहा है कि एगॉन का रेजिंग हॉर्न ना होने के बावजूद वो इतना शांत कैसे है। तभी ब्लैक हैमर का बॉस अपने आदमियों को इशारा करते हुए अपना भारी भरकम हथौड़ा जमीन पर दे मारता है। किले की दीवारों से उसके तीरंदाज अपनी क्रॉसबो से निशाना साध लेते हैं। इसी बीच झाड़ियों में छिपे उसके और आदमी हमला करने के लिए अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। जल्द ही हमारा योद्धा और ग्रैहम खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ पाते हैं। ये मानकर कि खादिम बस एक और भाड़े का सिपाही है, क्रेवन उसके साथ मिलकर खजाना ढूंढने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन वो बेरुखी से इस पेशकश को ठुकरा देता है और कहता है कि ग्रैहम को जगह पहले से पता है और क्रेवन के आदमियों को बस उसके रास्ते से हटना होगा। नक्शे का जिक्र सुनते ही क्रेवन का चेहरा उलझन में पड़ जाता है। तभी वो एक नक्शा लहराता है और पूछता है, क्या तुम इसी की बात कर रहे हो? ये देखकर ग्रैहम बुरी तरह दहल जाता है
और यकीन ना करते हुए हकलाता है कि ये क्रेवन के पास कैसे हो सकता है। लेकिन क्रेवन बताता है कि उसे नक्शे के बारे में पहले से पता था, ये समझाते हुए कि उसके आदमियों को ये मिला था और इसी की वजह से कई खजाना खोजने वाले यहाँ खींचे चले आए हैं। एक घमंडी मुस्कान के साथ वो सही अंदाजा लगा लेता है कि हमारा योद्धा भी इसी पर बने निशान वाले खजाने के लिए आया है। जैसे ही खादिम नक्शे को पहचानता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। तभी एक वशी हंसी के साथ क्रेवन अचानक उस कीमती नक्शे के टुकड़े टुकड़े करने लगता है। ये देखकर ग्रैहम घबरा जाता है और उनके इकलौते सुराग को तबाह करने के लिए उस पर चिल्लाता है, लेकिन क्रेवन उसे नजरअंदाज कर देता है और नक्शे के चिथड़े करके वो उन्हें निगल जाता है। ये देखकर ग्रैहम चीखता है, ये तो पागलपन है। उसे निगलने के बाद क्रेवन अपना पेट थपथपाता है और उस जंगली को चुनौती देता है कि हिम्मत है तो अब उसे छीन कर दिखाए। फिर वो आखिरी बार खादिम को ताना मारता है और निगले हुए इनाम को वापस निकालने के लिए उकसाता है। इस घिनौनी चुनौती से बेअसर हमारा योद्धा शांति से कहता है कि वो खुशी खुशी ऐसा करेगा। एक खौफनाक मुस्कान के साथ वो आगे कहता है कि उसे जल्दी करनी होगी, इससे पहले कि नक्शा क्रेवन के पेट में पहुंच जाए। ये समझते ही कि खादिम मजाक नहीं कर रहा है, वो घबराहट में अपने आदमियों को हुक्म देता है कि अपनी क्रॉसबो चलाएं और उसे किसी भी कीमत पर रोकें। हुक्म मिलते ही वो तीरों की बौछार कर देते हैं। खादिम हरकत में आने के लिए तैयार होता है और उसकी आंखों में एक चमक आती है। पलक झपकते ही वो दहशत में आए ग्रैहम को पकड़ लेता है, जो सिर्फ हकलाकर भागने के लिए कह पाता है। पूरी बेरहमी के साथ वो ग्रैहम को आगे धकेल देता है और उसे ना चाहते हुए भी अपनी इंसानी ढाल बना लेता है। क्रॉसबो के तीरों की एक बौछार सीधे उनकी तरफ आती है। तभी ग्रैहम तीरों से छिद जाता है और दर्द से चीखने लगता है, क्योंकि हमारा योद्धा उसके जिस्म को हमले रोकने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। क्रेवन ये देखकर सन्न रह जाता है, एक ऐसे आदमी की बेरहमी पर हैरान है जो अपने ही मालिक को जिंदा ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इस बीच हमारा योद्धा एक सर्द भावहीन चेहरे के साथ ग्रैहम की मरती हुई चीखों को सुनते हुए अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। क्रेवन को समझ नहीं आता कि वो किस दर्जे की वहशत देख रहा है और उसे एहसास होता है कि वो किसी मामूली भाड़े के सिपाही से नहीं बल्कि एक असली पागल से निपट रहा है। लेकिन वो अपने आदमियों को हिम्मत देता है और उन्हें खादिम के जिस्म के खुले हिस्सों पर निशाना लगाने और जितनी जल्दी हो सके रीलोड करने का हुक्म देता है। एक तीरंदाज हड़बड़ी में अपने हथियार से जूझ रहा है और रीलोड करने की कोशिश करते हुए बड़बड़ा रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो दोबारा तीर चला पाता, हमारा योद्धा अपनी कुल्हाड़ी जानलेवा सटीकता से फेंकता है। तभी तीरंदाज की आंखें दहशत से फैल जाती हैं जब वो घूमती हुई कुल्हाड़ी को अपनी तरफ आते देखता है। कुल्हाड़ी सीधे निशाने पर लगती है और उसकी खोपड़ी में गहरी धंस जाती है। ये वार इतना जबरदस्त होता है कि एक ही पल में उसकी जान ले लेता है। इसके बाद हमारा योद्धा अपनी खून से सनी ढाल के पीछे से खौफनाक अंदाज में घूरता है। दूसरे तीरंदाज घबरा जाते हैं और चिल्लाते हैं कि उनके साथी रॉडगो को उस जंगली ने कुल्हाड़ी फेंककर मार डाला। बिना रुके हमारा योद्धा आगे बढ़ता रहता है और फासला कम करते हुए ग्रैहम के जिस्म को और तीर झीलने के लिए इस्तेमाल करता है। एक और तीर ग्रैहम का हाथ चीरता हुआ निकल जाता है, जिससे उसके मुंह से दर्द की एक और चीख निकलती है। उसी पल वो चीखा, मुझे इस तरह इस्तेमाल करने से अच्छा है कि बस मार ही डालो। अपने आदमियों के घटिया निशाने पर भड़क कर क्रेवन उन पर चिल्लाता है कि या तो सब एक साथ हमला करे या फिर पूरी तरह रुक जाएं। इस नाकाम तरकीब को छोड़कर वो अपने बाकी सभी आदमियों को हमला करने के लिए दहाड़ता है। जंग का नारा लगाते हुए वो गैंग आमने सामने की लड़ाई के लिए खादिम की तरफ दौड़ता है। अब जब उसका काम खत्म हो जाता है तो हमारा योद्धा ग्रैहम की ख्वाहिश पूरी कर देता है। फिर वो नफरत से लाश को हमला करते डाकुओं पर फेंक देता है। दुश्मनों की भारी तादाद को देखते हुए वो फैसला करता है कि वो एक लंबी लड़ाई में कोई गंभीर चोट का खतरा नहीं उठा सकता। लड़ाई को जल्दी और एक ही बार में खत्म करने के लिए वो राक्षसी खून से भरी एक मशक निकालता है और उसे पीने के बाद उसके चारों ओर एक ताकतवर लाल रोशनी फूट पड़ती है। क्रेवन उलझन में देखता रहता है, ये सोचते हुए कि शायद वो जंगली बस अपनी प्यास बुझा रहा है। लेकिन जैसे ही वो पीता है, हमारे योद्धा को एक बेमिसाल खुशी महसूस होती है, क्योंकि राक्षसी खून की ताकत उसके जिस्म में दौड़ने लगती है। सुर्ख रंग की ताकत उसके जिस्म को घेर लेती है और उसे आने वाले कत्लेआम के लिए तैयार करती है। उसकी आंखें चुभने वाली लाल रोशनी से चमकने लगती हैं, जो उसकी जुनूनी हालत के शुरू होने का इशारा था। डाकू ये मानकर कि यह एक आसान शिकार है, उसका मजाक उड़ाते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन पलक झपकते ही वो उलझन में रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि खादिम पूरी तरह से गायब हो चुका है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो फौरन उनमें से दो के सर धड़ से अलग कर देता है। दहशत फैल जाती है जब आदमी घबराकर उस जंगली को ढूंढने लगते हैं, जो अब इतना तेज हो गया है कि दिखाई भी नहीं दे रहा। राक्षसी खून अपना पूरा असर दिखाता है, जिससे उसकी रफ्तार में जबरदस्त इजाफा होता है। अब मौत का एक सुर्ख धब्बा बनकर वो भीड़ के बीच से गुजरता है और उन्हें खौफनाक फुर्ती से काट डालता है। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि दुश्मन उसे आता हुआ देखने से पहले ही मर जाते हैं। तभी बाकी बचे आदमी दहशत में चीखते हैं, ये महसूस करते हुए कि उन्हें एक ऐसे दुश्मन से मारा जा रहा है जो नजर भी नहीं आ रहा। उसकी तलवार रात के अंधेरे में जानलेवा रोशनी की एक लकीर की तरह चमकती है और वो बड़ी आसानी से बिजली की तेजी वाले हमलों की बौछार में तीन के सर उड़ा देता है। क्रेवन यकीन ना करते हुए देखता रहता है कि कैसे उसके आदमियों को एक एक करके काटा जा रहा है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। इस मंजर को समझने की कोशिश करते हुए वो सोचता है कि क्या इस जंगली के पास किसी तरह की इलाही ताकत है, लेकिन वो बस इसी नतीजे पर पहुंच पाता है कि वो एक असली हैवान की ताकत देख रहा है, जब हमारा योद्धा बिना धीमे हुए एक और डाकू को चीर देता है और उसकी सुर्ख आंखें पहले ही अगले शिकार पर जम चुकी हैं। क्रेवन का हलक सूख जाता है और आखिरकार उसे उन दोनों के बीच ताकत का जबरदस्त फर्क समझ आ जाता है। एक आखिरी दाव खेलते हुए वो अपने एक आदमी को एक भरी हुई क्रॉसबो लाने के लिए बुलाता है। फिर वो मामला अपने हाथों में लेने के लिए तैयार होता है और हथियार को एक ही फैसलाकुन वार के लिए तैयार करता है। वो खादिम की हरकतों पर करीब से नजर रखता है और ध्यान
देता है कि हर कत्ल के बाद वो एक पल के लिए रुकता है। जैसे जैसे तादाद कम होती है और फासला बढ़ता है, ये ठहराव और भी ज्यादा होने लगते हैं। वो सब्र से इंतजार करता है और उस जुनूनी योद्धा पर नजर रखे रहता है जो उसके और आदमियों को काट रहा है। फिर वो उसके तरीके को समझ जाता है। एक को मारने के बाद खादिम पल भर के लिए अपनी पीठ दिखाता है जब वो अपना अगला निशाना ढूंढता है। जैसे ही हमारा योद्धा एक और डाकू को निपटाकर मुड़ता है, उसे अपना मौका मिल जाता है और वो तीर चला देता है जो सीधे उस जंगली की खुली पीठ की तरफ तेजी से बढ़ता है। तीर सीधा निशाने की ओर जाता है और उसका निशाना उस पल भर के लिए कमजोर पड़ चुके योद्धा पर एकदम सटीक था। लेकिन ठीक जैसे ही तीर लगने वाला होता है, खादिम को पीछे से हो रहे हमले का एहसास हो जाता है। वहीं क्रेवन एक खौफनाक सुकून के साथ मुस्कुराता है, ये मानते हुए कि आखिरकार उसने एक जानलेवा वार कर ही दिया है। जैसे ही क्रॉसबो का तीर अपने निशाने के बिल्कुल करीब पहुंचता है, खादिम की बरसरकर आंखें उस पर जम जाती है। क्रेवन पूरी तरह से हैरत में उसे घूरता रह जाता है और उसका जश्न तब अधूरा रह जाता है जब तीर निशाने पर लगने के बजाय उस बरसरकर के नंगे हाथ में ही रुक जाता है। बिना किसी परवाह के वो पकड़े हुए तीर को पकड़कर 2 टुकड़ों में तोड़ देता है और उसका सुर्ख औरा नफरत से भड़क उठता है। ये देखकर गैंग का लीडर समझ नहीं पाता कि आखिर ये हो क्या रहा है और सोचने लगता है कि भला कौन सा शैतान अपने नंगे हाथ से तीर पकड़ सकता है। अब हमारा बंदा आगे बढ़ने के लिए तैयार है। फिर वो टूटे हुए तीर को बड़े आराम से जमीन पर गिरा देता है और उसकी मौजूदगी का खौफ डाकुओं को अपनी जगह पर जमा देता है। उसके लगातार आगे बढ़ने से घबराकर क्रेवन अपने आदमियों को क्रॉसबो रिलोड करने का हुक्म देता है और डाकुओं में से एक अपने साथियों में जोश भरता है और चिल्लाकर उन्हें हमला करने और उसे उनके बॉस तक पहुंचने से रोकने के लिए कहता है। जवाब में हमारा बंदा फौलाद का बवंडर खड़ा कर देता है। उसकी तलवार हमला करते डाकुओं को चीरती चली जाती है और अब जंग का मैदान लाशों और खून के एक धुंधले मंजर में बदल जाता है जब वो उनके बीच से अपना रास्ता बनाता है। उस कत्लेआम के बीच भी उसकी सर्द लाल आंखें अपने असली मकसद पर टिकी रहती है। क्रेवन को खौफ के साथ एहसास होता है कि उस बरसरकर का रुकने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि वो उन मुश्किल खड़ी करने वाले क्रॉसबो वालों को पहले निपटाना चाहता है। वो बेताबी से पूछता है कि उनके पास कितने लोडेड क्रॉसबो बचे हैं और उसे पता चलता है कि उनके पास बस 3 शॉट बाकी हैं। अपने दिमाग में एक प्लान बनाते हुए वो अपने साथी से ध्यान से सुनने को कहता है। वो तीर अपने साथी को थमा देता है, फिर जमीन में धंसा हथौड़ा बाहर खींचता है। एक वहशी दहाड़ के साथ वो उस बेरहम हमले के लिए खुद को तैयार करता है, मगर खादिम आगे बढ़ता रहता है। अपने आखिरी मकसद को पाने के लिए जरा भी नहीं डगमगाता और बड़ी बेरहमी और आसानी से वो अपना रास्ता साफ करने के लिए क्रेवन के आदमियों को काटता हुआ आगे बढ़ता है। गैंग का लीडर जानता है कि रास्ता रोकने वाले आदमियों को हटाने के बाद वो एक पल में फासला तय कर लेगा और अगर वो अपना हथौड़ा घुमाता भी है तो भी निशाना नहीं लगा पाएगा। ठीक उसी पल वो एक दूसरे प्लान के बारे में सोचने लगता है, लेकिन उसके ख्यालों का सिलसिला अचानक टूट जाता है जब हमारा बंदा धूल से उठता है और वो हथौड़े पर अपनी पकड़ और मजबूत कर लेता है। तभी क्रेवन अपना हथौड़ा हवा में ऊंचा उठाते हुए चिल्लाता है, ये ले जंगली हरामजादे, और फिर उसे जमीन पर दे मारकर वो ठीक वैसा ही मौका बना लेता है जिसकी उसे जरूरत थी। उस वार से जमीन कहां पुरती है, मलबा बिखर जाता है और कुछ पलों के लिए हमारे बंदे का ध्यान भटक जाता है। बेवकूफों! अब क्रेवन अपने छिपे हुए तीरंदाजों को इशारा देते हुए चिल्लाता है। उसके इशारे पर एक साथ कई क्रॉसबो के तीर उस योद्धा की तरफ दागे जाते हैं जिसका ध्यान भटका हुआ है। लेकिन खादिम इस हमले को मामूली चालबाजी से ज्यादा कुछ नहीं समझता। जब तक तीर हवा में होते हैं, क्रेवन अपना नीचे गिरा हुआ क्रॉसबो उठा लेता है और तेजी से एक तीर लोड करके अपने अगले वार की तैयारी करता है। मगर हमारा बंदा बड़ी आसानी से तीरों की उस बौछार को नाकाम कर देता है और उसकी घटिया चालों पर उसका मजाक उड़ाता है कि तभी क्रेवन चिल्लाता है, ए जंगली, हिम्मत है तो इसे भी पकड़ कर दिखा। और हमारा बंदा देखता है कि क्रेवन अचानक नीचे से सामने आता है और उसके चेहरे पर तीर चलाने के लिए तैयार है। गैंग का लीडर जरा भी नहीं हिचकिचाता और बिल्कुल करीब से क्रॉसबो चला ही देता है और पागलों की तरह हंसता है। उसे यकीन है कि इतनी करीब से चलाए तीर से बचना नामुमकिन है, लेकिन खादिम अपनी जगह पर डटा रहता है। भले ही एक तीर उसके चेहरे में धंस चुका है और उसकी आंखें एक वशी शिकारी की तरह चमक उठती हैं। क्रेवन का आत्मविश्वास टूटकर बिखर जाता है जब उसे एहसास होता है कि उसकी आखिरी चाल भी नाकाम हो गई है। तभी हमारा बंदा एक पल में फासला तय करता है और क्रेवन के पैरों पर वार कर देता है। क्रेवन के मुंह से सिर्फ एक दबी हुई चीख निकलती है। वो पूरी तरह से बेबस हो चुका है। जब वो अपने सुन्न पड़ चुके पैरों के साथ घुटनों के बल जमीन पर गिरता है तो दर्द से चीख उठता है। वो बेतहाशा सोचता है कि तीर तो सीधा निशाने पर लगा होगा, आखिर वो इससे बचा कैसे। सबको हैरान करते हुए खादिम ने उस तीर को अपने दांतों से पकड़ लिया था और नफरत से उसे अपने मुंह से फेंक दिया था। क्रेवन खौफ से सुन्न पड़ जाता है क्योंकि उसने अभी अभी किसी को इतनी करीब से दांतों से तीर पकड़ते हुए देखा है। तभी खादिम उससे कहता है कि वो चुपचाप इंतजार करे जब तक वो उसके बाकी के आदमियों से निपटता है। डाकुओं का सरदार बस अपने आदमियों की चीखें सुन सकता है जिन्हें एक एक करके मारा जा रहा है और उसे एहसास हो जाता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। आखिरकार खादिम की तलवार क्रेवन के बगल में जमीन पर जा धंसती है, जो इस कत्लेआम के खत्म होने का इशारा है। लड़ाई खत्म होने पर वो उस खौफजदा गैंग लीडर से सुकून से बात करता है, जो बस इतना ही कह पाता है, मुझे पता है कि ये बात करने में थोड़ी देर हो गई है, लेकिन अपने आदमियों की लाशों के बीच घुटनों के बल बैठकर वो अपनी जिंदगी की भीख मांगता है। जिस पर हमारा बंदा उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे मारेगा नहीं, लेकिन नक्शा निकालने के लिए उसका पेट जरूर चीर देगा। घबराकर क्रेवन चिल्लाता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे नक्शे की सारी जानकारी जबानी याद है, और जल्दी जल्दी बताता है कि वो नक्शा मॉर्लिन कैसल में एक काले संदूक में छिपे एक पुराने खजाने तक जाता है। तब हमारा बंदा सवाल करता है कि उसके जैसा डाकू अब तक वो खजाना खुद क्यों नहीं ले आया।
जिस पर वो बताता है कि उसके गैंग को वहां से हटना पड़ा क्योंकि मॉर्डन कैसल को इस वक्त सैकड़ों सैनिकों ने घेर रखा है। उसकी बात काटते हुए हमारा बंदा पूछता है कि कौन से सिपाही महल को घेरे हुए हैं और क्यों। क्रेवन बताता है कि वो वाइकाउंट एडलिन की फौज है जिसे मॉर्डन के डेमन बैरन को सजाए मौत देने के लिए भेजा गया है क्योंकि उस पर एक शैतान से समझौता करने का इल्जाम है। और वो ये भी कहता है कि अफवाहें हैं कि इसके पीछे कुछ और छिपे हुए मकसद भी हैं, कि ये शायद एक सियासी साजिश है क्योंकि अगर कोई असली सबूत होता तो एल्गा धर्म के होली नाइट्स ने अब तक दखल दे दिया होता। हमारा बंदा सोचता है कि नक्शे की उसकी सीधी सादी तलाश अचानक कहीं ज्यादा पेचीदा हो गई है। ये तय करके कि वो एक डाकू की बात पर भरोसा नहीं कर सकता, वो अपनी तलवार तैयार करता है और खुद नक्शा निकालकर कहानी की सच्चाई परखने का इरादा करता है। फिर साफ साफ कहता है कि उसे उस पर यकीन नहीं है और पूछता है, तुमने ही तो पहले कहा था कि हिम्मत है तो ले लूं। और आखिरी बार करने से पहले गैंग का लीडर बस अपनी किस्मत को कोस पाता है और उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। उस रात बाद में हमारा बंदा और डंकन आग के अलाव के पास बैठे हैं। फिर हमारा बंदा कागज के उस खौफनाक खून से सने ढेर को उस सौदागर के सामने पेश करता है और उसे नक्शे के टुकड़े जोड़ने के लिए कहता है। डंकन ये सुनकर दहल जाता है जब वो बड़े आराम से बताता है कि उसने ये नक्शा उस डाकू के पेट से निकाला है और बताता है कि चूंकि उस आदमी ने नक्शा फाड़कर निगल लिया था तो उसने बस उसे वहीं से वापस निकाल लिया जहां वो था। उस भयानक पहेली को जोड़ने के बाद सौदागर तस्दीक करता है कि नक्शे की जानकारी वही है जो डाकुओं के सरदार ने बताई थी और वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि मॉर्डन कैसल वाली कहानी भी सच्ची होगी। डेमन बैरन का खिताब हमारे बंदे का ध्यान खींच लेता है और वो अपना अगला कदम सोचने के लिए एक पल को रुक जाता है। इसी बीच लेडी हेलिया की तहकीकात उसे उस गांव तक ले आती है जहां से खादिम हाल ही में गुजरा था। एक घबराया हुआ गांव वाला उससे झूठ बोलता है और जोर देकर कहता है कि हाल ही में उनके गांव से कोई नहीं गुजरा है और वो उससे मिन्नतें करता है कि वो उसकी बात का यकीन करे और जोर देकर कहता है कि हाल में यहाँ कोई भी घटना नहीं हुई है। होली नाइट कमांडर अपने माथत के साथ गांव वालों की मिन्नतें शक भरी नजरों से सुनती है। उनके घबराकर इनकार करने से मुतमईन न होकर वो उन्हें चुनौती देती है और पूछती है कि क्या वो देवी एल्गा के सामने कसम खाकर कह सकते हैं कि उनकी बातें सच हैं। गांव वालों की कहानी याद करते हुए लेडी हेलिया अपनी पूछताछ शुरू करती है। वो उन्हें चुनौती देती है और मांग करती है कि वो एल्गा की कसम खाकर कहे कि उनके गांव से कोई भी लड़ाका नहीं गुजरा। गांव का मुखिया और उसकी बीवी खौफ से कांपते हुए मजबूरी में अपनी कहानी दोहराते हैं। उनका डर साफ नजर आ रहा है लेकिन हेलिया को अब भी यकीन नहीं होता। वो अपनी आंखें छोटी करके अपनी मान दोहराती है और औरत से कसम खाने को कहती है, मगर गांव वाले सुन्न पड़ जाते हैं। उन्हें खादिम की वो खौफनाक धमकी याद आती है कि उसका या उस शैतान का जिक्र किसी से ना करें वरना वो लौट कर उन सबको काट डालेगा। वाकई उसके वादे की वो जबरदस्त शिद्दत आज भी उनकी रूह कंपा देती है। सबको कत्ल कर देने का उसका वादा याद करके औरत के पसीने छूट जाते हैं। फिर भी वो कसम खाती है कि उनकी कहानी सच है। हेलिया को ये मामला अजीब लगता है। आखिरकार उसके निशाने के सुराग सीधे इसी गांव तक आए थे तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ से कोई गुजरा ही ना हो। लेकिन वो औरत एल्गा का नाम लेकर पूरी शिद्दत से अपना झूठ दोहराती है कि यहाँ कोई लड़ाका नहीं आया। लेकिन हेलिया की तेज नजर उसकी गलती पकड़ लेती है जब वो कहती है कि उसने कभी ये तो बताया ही नहीं कि उसका निशाना एक लड़ाका है। ये सुनते ही औरत को अपनी बड़ी गलती का एहसास होता है और उसका चेहरा घबराहट से बिगड़ जाता है। ये जानकर कि उससे झूठ बोला गया है होली नाइट के चेहरे पर सख्ती आ जाती है और वो खामोशी से अपनी तलवार निकाल लेती है। अपने झूठ का बोझ और सामने निकली हुई तलवार देखकर वो औरत दहशत के मारे कांपने लगती है। तभी उन्हें एक कलेजा चीर देने वाली चीख सुनाई देती है जो फौरन उनका ध्यान खींच लेती है। इस पर हेलिया पूछती है, ये कैसी आवाज है? अपनी चोरी छिपाने की कोशिश में वो औरत होली नाइट से गिड़गिड़ाती है कि इस पर ध्यान ना दे, ये कुछ भी नहीं है। मगर उनकी मिन्नतों का उस पर कोई असर नहीं होता और वो शक भरी निगाहों से खामोश खड़ी रहती है। वो घर के अंदर दाखिल होती है और उसे फौरन एक भयानक शैतानी मौजूदगी का एहसास होता है। वो मरोनी नाम के एक नौजवान को जमीन पर बुरी तरह तड़पते हुए देखती है जो साफ तौर पर बहुत तकलीफ में है। हेलिया फौरन समझ जाती है कि इस पर शैतान का बहुत बुरा साया है, लेकिन लड़के की मां झूठ बोलती है कि ये तो बस एक पुरानी बीमारी है जो उसे बचपन से है। मां की बातों को नजरअंदाज करते हुए वो उस लड़के से निपटने के लिए आगे बढ़ती है जिस पर शैतान का कब्जा है, लेकिन माँ उसकी टांग पकड़ लेती है और होली नाइट से बीच में ना पड़ने की भीख मांगती है। तभी हेलिया एक ताकतवर दुआ पढ़ना शुरू करती है और रोशनी के देवता से उस रूह पर रहम करने की गुजारिश करती है जिस पर अंदरूनी शैतान का दाग लग चुका है। और इन आखिरी शब्दों के साथ मैं इस मेमने को पाक करती हूँ। वो अपनी पाक ताकत उस लड़के में डाल देती है। उसके हाथ से एक आंखों को चौंधिया देने वाली पाक रोशनी निकलती है जो लड़के के सर को अपनी चपेट में ले लेती है। वो नूरानी ताकत पूरे कमरे में भर जाती है जो किसी शक्तिशाली पाक रस्म का साफ इशारा है। दूसरे गांव वाले हैरान होकर ये सब देखते हैं और एक ऐसी गर्म और पाक ताकत महसूस करते हैं जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। जैसे ही रोशनी कम होती है मरोनी शांत हो जाता है और उसका तड़पना आखिरकार बंद हो जाता है। उसकी माँ दौड़कर उसके पास जाती है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। तभी हेलिया ऐलान करती है कि बच्चे को उस शैतान से हमेशा हमेशा के लिए बचा लिया गया है जिसे इब्लिस ने उसके अंदर डाला था। और वो आगे कहती है कि अब इस बच्चे की रूह को फिर कभी शैतान की फुसफुसाहटों से तकलीफ नहीं होगी। एहसानमंदी से भरी हुई माँ अपने बेटे को बचाने के लिए होली नाइट का शुक्रिया अदा करना शुरू करती है, लेकिन एक ही पल में जैसे ही वो अपने बेटे के जिस्म से नजरें उठाती है उसकी शुक्रगुजारी खौफ में बदल जाती है। अपनी दीवानगी का एक खौफनाक नजारा पेश करते हुए हेलिया अपनी जलती हुई तलवार उठाती है और बेरहमी से उस लड़के का सर कलम कर देती है। फिर वो बेरहमी से अपना उसूल बताती है, एक मेमना जिस पर एक बार बुराई का दाग लग जाए उसे पाक करने के बाद भी जीने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उसके मजहब के मुताबिक जिसने रोशनी का साथ छोड़ दिया हो उसे अपने गुनाह धोने के लिए अपनी जान कुर्बान करनी पड़ती है। माँ गहरे सदमे में चली जाती है
उसे समझ नहीं आता कि अचानक उसके बेटे का सर गायब क्यों हो गया है। फिर उसे इस खौफनाक हकीकत का एहसास होता है और वो दर्द से चीख मारकर रोने लगती है। हेलिया बड़ी बेदर्दी से उस गम में डूबी औरत को दिलासा देती है और कहती है कि उसने उसकी जान अंदरूनी शैतान को खत्म करने के बाद ही ली है और अब वो हमेशा के लिए एल्गा के पास आराम करेगा। लेकिन उसका रहम उस माँ के लिए नहीं है जिसे वो एल्गा से की गई अपनी कसम तोड़ने के लिए एक नाफरमान करार देती है। उस औरत को कभी ना खत्म होने वाले अंधेरे में हमेशा भटकते रहने की धमकी देकर हेलिया उससे फौरन सच उगलने की मांग करती है। आखिरकार अपनी वशी कट्टरता के जरिए दबाव बनाकर वो अपना असली सवाल पूछती है, वो बुरी रूह, वो वशी कहाँ गया। इसी बीच गांव से बहुत दूर खादिम और डंकन तारों भरे आसमान के नीचे आग जलाकर आराम कर रहे हैं। डंकन बताता है कि अब उनके पास जरूरत से ज्यादा सामान है और शुक्र अदा करते हुए कहता है कि खादिम के 2 डाकुओं के गिरोहों को खत्म करने की वजह से उनके पास खाने की कोई कमी नहीं है। लेकिन वो माफी मांगते हुए ये भी कहता है कि लूट के माल के बावजूद वो वैसे आला दर्जे के हथियार नहीं ढूंढ सका जैसे वो योद्धा ढूंढ रहा था। बात बदलते हुए खादिम उससे पूछता है कि क्या वो मोल्डन के लॉर्ड के बारे में कुछ जानता है। डंकन याद करता है कि उसने लॉर्ड को डीमन बैरन कहते सुना है और अंदाजा लगाता है कि ये नाम या तो उसकी सख्त हुकूमत की वजह से है या फिर किसी शैतान के साथ किए गए सौदे की वजह से। हालांकि उसे एक सौदागर से मिलना भी याद है जो मोल्डन की तारीफ कर रहा था, जिससे लगता है कि लॉर्ड उतना बुरा या लालची नहीं हो सकता। खादिम इस ख्याल पर हंसता है और बताता है कि बहुत से शैतान खुशहाली देते हैं सिर्फ इसलिए ताकि बाद में उसे छीनकर लोगों के दर्द और मायूसी को अपनी खुराक बना सके। वो खुद मोल्डन जाकर जांच करने का फैसला करता है, लेकिन उसे फिक्र होती है कि क्या शैतान के खून की ये थोड़ी सी मिकदार और एक अकेली तलवार काफी होगी। फिर वो अपनी खून की छोटी सी मशक को देखता है और सोचता है कि क्या इसमें इतनी ताकत है कि वो किले की घेराबंदी किए हुए सैकड़ों सिपाहियों को तोड़ सके। डंकन डरते डरते उसकी सोच में खलल डालता है और एक सवाल पूछता है। इस पर खादिम उसे सवालिया नजरों से देखता है और उसके आगे बोलने का इंतजार करता है। डंकन ग्रेट वॉरियर ऑफ अताला के उस खिताब के बारे में पूछता है जो खादिम ने पहले इस्तेमाल किया था और जानना चाहता है कि ये खास लक़ब किससे मिलता है। खादिम की आंखें सिकुड़ जाती हैं और वो शक की निगाह से सौदागर से पूछता है कि वो ये बात क्यों उठा रहा है। वो घबराते हुए बताता है कि उसने सुना है कि मशहूर लड़ाका एगॉन स्लेजिंगहॉर्न भी खुद को ग्रेट वॉरियर ऑफ अताला कहता है और उस महान लड़ाके के अलावा वो किसी और को नहीं जानता था जो ग्रेट वॉरियर ऑफ अताला होने का दावा करता हो। ये सुनते ही खादिम का गुस्सा भड़क उठता है और उसके अंदर से उठते जानलेवा इरादों को महसूस करके डंकन खौफ से पीछे हट जाता है। सौदागर फौरन जमीन पर गिर जाता है और एक बेकार सवाल पूछने के अपने जानलेवा गुनाह के लिए गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगता है। खादिम बताना शुरू करता है कि ग्रेट वॉरियर ऑफ अताला कोई मामूली नाम नहीं बल्कि एक पाक खिताब है जो सिर्फ एक ही शख्स के पास होता है। ये खिताब उस चुने हुए योद्धा को दिया जाता है जो अपने देवता अताला के लिए बड़े शैतानों का कत्ल करने का पाक मकसद उठाए हुए हो। फिर वो साफ करता है कि एक ही वक्त में 2 ग्रेट वॉरियर कभी नहीं हो सकते क्योंकि सिर्फ खिताब पाने वाले को ही एक बड़े शैतान की जिंदगी खत्म करने की ताकत मिलती है। इससे वो 2 नतीजों पर पहुंचता है, या तो एगॉन स्लेजिंगहॉर्न एक जाहिल बोरुपिया है या इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि उसका देवता अताला उसे भूल गया है और उसने एक नया चैंपियन चुन लिया है। अपने गुस्से को एक तरफ रखकर वो डंकन से उठकर आराम करने को कहता है और उसे बताता है कि वो सूरज निकलते ही मोल्डन के लिए निकलेंगे। राहत की सांस लेकर सौदागर रात की तैयारी करने के लिए फुर्ती से उठ खड़ा होता है। जब डंकन आराम करने लगता है, खादिम ये सोचने लगता है कि ये नया ग्रेट वॉरियर कोई बहरूपिया है या इस बात का इशारा है कि उसके देवता ने उसे भुला दिया है। चाहे जो भी हो, वो एक खौफनाक कसम खाता है जैसे ही वो इस एगॉन स्लेजिंगहॉर्न से मिलेगा वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। काले तूफानी आसमान के नीचे मोल्डन कैसल का आलीशान किला दुश्मनों से घिरा हुआ है। अंदर थके हारे पहरेदार चौकी पर खड़े हैं जिनके चेहरों पर लंबी घेराबंदी की थकान साफ दिख रही है। किले की दीवारों से वे वाइकाउंट एडलिन की फौज के विशाल खेमे को देखते हैं। बैरन मोल्डन के और भी सिपाही दीवारों पर गश्त कर रहे हैं। उनके चेहरे पर एक गमगीन और पक्का इरादा है। पास की झाड़ियों में छिपकर खादिम और डंकन फौजी खेमे की सरहद की जासूसी कर रहे हैं। सैकड़ों सिपाहियों को देखकर डंकन पूरी तरह घबरा जाता है और पूछता है कि वे भला किले के अंदर घुसेंगे कैसे। खादिम पर कोई असर नहीं होता। वो उस सौदागर से छिपने के लिए एक महफूज जगह खोजने को कहता है क्योंकि उसका इरादा अकेले अंदर जाने का है। पूरी फौज से अकेले भिड़ने की बात सोचकर डंकन घबरा जाता है, लेकिन खादिम उसे समझाता है कि वो बस रात के अंधेरे का फायदा उठाकर पहरेदारों को ठिकाने लगा देगा। लेकिन जैसे ही वो अपना प्लान बनाता है, मोल्डन कैसल का भारी भरकम गेट ऊपर उठने लगता है। यह एक ऐसी चीज थी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हैरान होकर वे दोनों अचानक खुलते हुए गेट को देखते रह जाते हैं। डंकन घबराकर पूछता है कि ये क्या हो रहा है और सोचता है कि कहीं बैरन मोल्डन ने आर पार की जंग का ऐलान तो नहीं कर दिया। लेकिन खादिम खुलते हुए गेट को मुश्किल की तरह नहीं बल्कि एक बेहतरीन मौके की तरह देखता है और समझ जाता है कि अब हिचकिचाने का वक्त नहीं है। और वो तेजी से उस हैरान परेशान सौदागर को पकड़ता है और उसे कसकर पकड़ने के लिए कहता है। खून जैसी लाल रोशनी में लिपटा हुआ वो अपनी तलवार निकालता है और हमले के लिए तैयार होता है। डंकन को अपने कंधे पर लादकर वो आगे की तरफ छलांग लगाता है। उसकी आंखें वहशी गुस्से से चमक रही हैं और वो अपना इरादा जाहिर करता है, एक ही झटके में अंदर घुसने का। जैसे ही किले का गेट पूरी तरह खुलता है, बैरन मोल्डन के सिपाहियों की एक टुकड़ी दुश्मन से भिड़ने के लिए बाहर निकलती है। एक सिपाही ऊपर देखता है और अचानक सामने आते एक अकेले हमलावर बारबेरियन को देखकर हैरान रह जाता है। इससे पहले कि वो आदमी कुछ समझ पाता, एक धुंधली सी परछाई तेजी से उसके पास से गुजरती है। ये खादिम है जो गैर इंसानी रफ्तार से भागते हुए सिपाहियों की पहली कतार का सिर कलम कर देता है और उसका सिर खून की बौछार के साथ उसके धड़ से अलग होकर हवा में उड़ जाता है। बिना रफ्तार कम किए हमारा हीरो अपना जानलेवा हमला जारी रखता है और बस उसी पल
वो बैरन के आदमियों के बीच से खूनी रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ता है और उसके रास्ते में हाथ पैर और सिर हवा में उड़ रहे हैं। फिर भी बचे हुए सिपाही इस कत्लेआम को बेहद अजीब और खाली चेहरों के साथ देखते रहते हैं, जो कि बहुत ही अजीब बात है। खादिम हैरानी से सोचता है कि अपने साथियों को आंखों के सामने मरता देख भी उनमें कोई घबराहट या डर नहीं है। वो फैसला करता है कि उसके पास इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है और अपना वशी हमला जारी रखता है। खुले हुए गेट पर नजरें गड़ाए वो मौका रहते अंदर घुस जाने का पक्का इरादा कर लेता है। वो जमीन पर पैर जमाता है और जबरदस्त ताकत से एक बार फिर आगे छलांग लगाता है। तेजी से वो एक सिपाही के करीब पहुंचता है जो उनका कमांडर लग रहा है। पूरी बेरहमी के साथ वो अपना पैर उस कमांडर की खोपड़ी पर रखता है और बेरहमी से उसकी खोपड़ी कुचल देता है। ताकत का एक वशी नजारा। एक पल के लिए सांस लेता हुआ वो बारबेरियन लाशों के ढेर के बीच खड़ा है। अपना रास्ता बनाते हुए वो देखता है कि वो सबसे आगे वाले आदमी तक पहुंच गया है और डंकन को जमीन पर उतार देता है। उनके चारों तरफ जंग का मैदान बैरन मोल्डन के सिपाहियों की कटी फटी लाशों से भरा पड़ा है। इसके बाद हमारा हीरो अपनी ठंडी लाल आंखों वाली नजर अब तबाह हो चुकी फौज के लीडर की तरफ घुमाता है। वो लीडर बैरन मोल्डन सदमेनों से देखता है और उस खून से लथपथ बारबेरियन से पूछता है कि वो क्या चीज है, और वो बाकायदा पूछता है कि ये अजनबी कौन है और खुद को इस किले का मालिक बताता है। मगर हमारा हीरो ताना मारते हुए पूछता है कि क्या वही बदनाम डीमन बैरन है और सवाल करता है कि वो किले की दीवारों के बाहर क्या कर रहा है। अफसोस के साथ बैरन शैतान से रिश्ते की अफवाह को झूठ बताता है और कहता है कि इसके पीछे कुछ और वजह हैं। बहानों से बेअसर खादिम जोर देकर कहता है कि वो सच्चाई खुद पता लगा लेगा और उसे पीछे आने को कहता है। बैरन मोल्डन बेचैनी से मना करता है और बताता है कि वो अपनी जान अपने लोगों के लिए कुर्बान करने बाहर आया था। तो ये था उसका पूरा प्लान। खादिम एक झटके में उसे चुप करा देता है। बकवास बंद करो, तुम बाद में मर सकते हो। उसकी प्राथमिकता साफ है, सवाल जवाब करना, इज्जत की मौत नहीं। सीन कुछ वक्त पहले का है जहां मोल्डन के दो पहरेदार सोच रहे थे कि उनके मालिक के प्लान में आखिर गड़बड़ कहां हुई। एक फ्लैशबैक में बैरन मोल्डन खुद दीवार पर तैनात अपने सिपाहियों के लिए पानी ला रहा था जो अपने मालिक को अपने बीच देखकर हैरान थे। डेल्टन नाम का एक नौजवान सिपाही जोर देकर कहता है कि बैरन को ऐसा छोटा मोटा काम नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका मालिक गर्मजोशी से उसकी तारीफ करता है कि वो एक अच्छा सिपाही बन गया है और वो उनकी चिंता को नजरअंदाज करते हुए कहता है कि 4 महीनों तक पूरी तरह चौकन्ना रहना इससे कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। फिर वो अफसोस जताता है कि एक मालिक के तौर पर उसकी नाकामी की वजह से उसके सिपाही तकलीफ उठा रहे हैं। यह उसके किरदार के बारे में बहुत कुछ कहता है। डेल्टन जोरदार तरीके से इसका विरोध करता है और एडलिन की शैतानियत को दोष देता है और यकीन दिलाता है कि उसकी पैरवी करना उनके लिए सम्मान की बात है। वो भारी दिल से अपने सिपाही की वफादारी भरी बातें सुनता है। वो अपने आदमियों का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन ठान लेता है कि वो उन्हें और तकलीफ नहीं उठाने दे सकता। इस पर वे अपने मालिक की इन गमगीन और रहस्यमय बातों से उलझन में पड़ जाते हैं। बाद में अपने कमरे में वो अपनी बीवी से कहता है कि मौसम गर्म हो रहा है, मतलब अब उन्हें जलाने की लकड़ी की चिंता नहीं करनी होगी, और वो एक पल के लिए खामोश खड़ा रहता है जबकि उसकी बीवी पीछे सब्र से बैठी है। वो सीधे मुद्दे पर आती है, ये जानते हुए कि वो सिर्फ मौसम के बारे में बात करने नहीं आया था, और पूछती है कि वो असल में उसके पास क्यों आया है। वो उदासी से उन ट्यूलिप के फूलों को याद करता है जो उसने पिछले साल अलायंस के इलाके से मंगवाए और लगाए थे। फिर वो उसकी खूबसूरत पसंद की तारीफ करता है और कहता है कि अगर वो ट्यूलिप खिल जाते तो कितने सुंदर लगते। बैरनेस इस ख्याल को खारिज कर देती है और कहती है कि जब किले में अकाल पड़ा हो तो ट्यूलिप के फूलों की कोई अहमियत नहीं है। इसके बाद वो दुख से बताता है कि उसने भूखे बच्चों को उन्हीं ट्यूलिप की जड़ों को खोदकर खाते हुए देखा। वो उसके देखते देखते उन्हें अपने मुंह में भर रहे थे। एक दिल दहला देने वाला मंजर जो बताता है कि हालात कितने खराब हो चुके हैं। तेज नजरों से उसकी बीवी पूछती है कि क्या उसने बच्चों को इसके लिए डांटा। वो जवाब देता है किस बात के लिए डांटता, और अपने लोगों की तकलीफ की पूरी जिम्मेदारी खुद पर ले लेता है और बताता है कि 4 महीने की घेराबंदी के बाद सर्दियों का सारा राशन खत्म हो गया है और लोग खेती के औजारों को हथियार की तरह इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। गमगीन होकर वो अपनी बीवी को बताता है कि वो आज सब कुछ खत्म कर देगा और एक इज्जत की मौत मरेगा, क्योंकि उससे यकीन है कि अगर वो मर गया तो वाइकाउंट एडलिन के पास घेराबंदी जारी रखने का कोई बहाना नहीं बचेगा। ये वाकई एक बहुत ही मायूसी भरा फैसला था। इस पर बैरनेस चिल्लाकर कहती है कि डीमन बैरन की अफवाह झूठी है और हमले की असली वजह यह नहीं है। वो शांति से समझाता है कि उनके दुश्मनों के लिए सच की कोई अहमियत नहीं है, अहमियत सिर्फ फायदे और बहाने की है। फिर वो एक आखिरी प्लान बताता है, अगर उसकी मौत से वाइकाउंट नहीं रुका तो उसे शहनशाह को एक पैगाम भेजना होगा या मदद के लिए अलायंस की तरफ हो जाना होगा। गमगीन होकर वो मोल्डन और उसके लोगों का भविष्य अपनी बीवी को सौंपता है। भारी दिल से वो मान जाती है जब वो उसे अपने इलाके को समझदारी से चलाने के लिए कहता है, और उसी पल वो ऐलान करता है कि ये लंबी और थका देने वाली जंग आज डीमन बैरन की मौत के साथ खत्म हो जाएगी। और यही था उसकी शराफत भरी कुर्बानी का प्लान, एक ऐसा प्लान जिसमें अब पूरी तरह से रुकावट आ चुकी है। अब वापस आज के सीन में बैरन के बचे खुचे सिपाही उसकी तरफ दौड़ते हैं जिसे खादिम ने बंदी बना रखा है और पूछते हैं कि उनका मालिक ठीक तो है और वो बस अपने पकड़ने वाले को घूर सकता है, ये सोचते हुए कि आखिर ये रहस्यमयी बारबेरियन है कौन। अचानक बचे हुए सिपाहियों में से एक डर के मारे चीखता है और सामने वाली फौज की तरफ इशारा करता है और सबका ध्यान वाइकाउंट एडलिन के सिपाहियों की तरफ जाता है जो कतार में खड़े हैं। फिर एडलिन के आदमियों में हलचल होने लगती है। वो जानवरों जैसी आवाजें निकालते हैं और एक अजीब सी रोशनी उन्हें घेर लेती है। एक सिपाही चीखता है, उसकी आंखें शैतानी लाल रोशनी से चमक रही है जिससे पता चलता है कि उन सब पर किसी शैतान का कब्जा है, और इसी से उनके अजीब जज्बात से खाली बर्ताव की वजह समझ आती है। खादिम और बैरन के आदमी पूरी दुश्मन फौज के इस खौफनाक बदलाव को बस सदमे में देखते रह जाते हैं। बैरन पूरे रूप के साथ अपने आदमियों को किले के दरवाजे फौरन बंद करने का हुक्म देता है। लोहे का वो भारी भरकम गेट नीचे आना शुरू हो जाता है
जिससे रास्ता बंद होने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन शैतानी ताकतों के कब्जे वाली फौज पर इसका कोई असर नहीं होता। वो बंद होते दरवाजे की तरफ लगातार बढ़ती रहती है। वो बेजान और खौफनाक चेहरों के साथ आगे बढ़ते हैं। उनके चेहरे पर डर का कोई नामो निशान नहीं है। बैरन मोल्डेन और उसके सिपाहियों को यह भयानक एहसास होने लगता है कि हमला करने वाली फौज के साथ कुछ बहुत ही गलत है। इसी बीच खादिम की नजर भाला लिए एक सिपाही पर पड़ती है और वो बड़ी आसानी से उससे वो भाला छीन लेता है। अब हथियार हाथ में लिए वो उस अमीरजादे से सर्द लहजे में कहता है, वो भाला मुझे दो। ताकत की एक लहर के साथ खादिम खुद को तैयार करता है उस हमलावर फौज पर भाला फेंकने के लिए। फिर वो उसे किसी जेवलिन की तरह अविश्वसनीय ताकत से उन कब्जे में आए सिपाहियों की तरफ फेंकता है। भाला सीधा अपने निशाने पर लगता है और आगे बढ़ती भीड़ को चीरता हुआ निकल जाता है और ये हमलावर फौज की अगली कतार को तबाह कर देता है। ताकत का एक वशियाना नजारा। बैरन और उसके आदमी बस सदमे में देखते रह जाते हैं और चिल्लाते हैं, ये जंगली कौन है? उसके बाद खादिम अपनी अगली चाल की तैयारी करते हुए बस इतना कहता है, अगला, जैसे उसके लिए ये कुछ भी ना हो। और तभी वो भालू की एक बौछार कर देता है जो हवा को चीरते हुए हमलावर फौज की ओर जाते हैं। भाले सामने की कतार के सिपाहियों में घुस जाते हैं और उनमें से कईयों को मार डालते हैं। डरे हुए बैरन के आदमियों को एहसास होता है कि ये पागल हमलावर नहीं रुकेंगे और उन्हें जल्दी से गेट बंद करना ही होगा। जैसे जैसे गेट नीचे आता रहता है ऐसा लगता है कि किला सही वक्त पर बंद हो जाएगा, लेकिन अचानक गेट चरमराकर रुक जाता है और बैरन और उसके आदमी हैरान रह जाते हैं कि हुआ क्या। ऊपर चरखी पर मौजूद सिपाही घबराकर चिल्लाते हैं कि मशीन अटक गई है और 1 इंच भी नहीं हिल रही है। बैरन पूरी तरह मायूस होकर देखता है और बुदबुदाता है, नहीं हे भगवान। जब उन्हें लगा कि वो बस बचने ही वाले थे। ये मुश्किल हालात देखकर खादिम नाराजगी से अपनी जबान चटकाता है। जिम्मेदारी संभालते हुए बैरन अपने आदमियों को गेट पर इकट्ठा होने का हुक्म देता है और एक इंजीनियर को खोजने के लिए सिपाही भेजता है। वो अपनी टुकड़ियों को हुक्म देना जारी रखता है, सबसे ताकतवर सिपाहियों को चरखी पर भेजता है, लेकिन खादिम हुक्म को नजरअंदाज करते हुए खुद शांति से आधे बंद गेट की तरफ बढ़ता है। एक सिपाही हैरानी से इशारा करता है और बैरन को बताता है कि वो क्या कर रहा है। हमारा बंदा लोहे के उस विशाल गेट पर मजबूती से अपना हाथ रखता है। सिपाही यकीन ना करते हुए देखते हैं और सोचते हैं कि क्या वो सच में खुद गेट को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। एक गहरी दहाड़ के साथ वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है उस भारी वजन के खिलाफ जोर लगाते हुए। दबाव में आए लोहे की चरमराती आवाज के साथ वो विशाल गेट हिलने लगता है ऊपर की तरफ। ताकत का एक ऐसा कमाल जिस पर यकीन करना मुश्किल हो। जैसे ही वो गेट उठाता है सिपाहियों को एहसास होता है कि दुश्मन दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। उन्हें याद आता है कि उनके दर्जन भर सबसे ताकतवर आदमी भी इसे हिला नहीं पाए थे। बैरन मोल्डेन घबराकर अपने आदमियों को उसे कवर करने का हुक्म देता है और कहता है कि जो कुछ भी मिले फेंको ताकि दुश्मन की रफ्तार कम हो। उसके हुक्म पर उसके आदमी पूरी सटीकता से अपने भाले फेंकते हैं, लेकिन उनके भाले बढ़ते हुए रास्ते से अंदर घुस रहे शैतानी सिपाहियों के सैलाब को रोकने के लिए काफी नहीं है। गेट को काफी ऊपर उठाने के बाद खादिम सबसे पीछे हटने को कहता है। एक आखिरी जबरदस्त कोशिश के साथ वो गेट को गिराने की तैयारी करता है और वो विशाल गेट किसी तूफान की तरह जोर से नीचे गिरता है। ये उन शैतानी सिपाहियों को कुचल देता है जो दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। खादिम अपने काम से संतुष्ट होकर एक हल्की सी हंसी हंसता है। अब बंद हो चुके मुख्य दरवाजे के सामने खड़े होकर वो ऐलान करता है, इतने से काम हो जाना चाहिए है ना? बैरन और उसके आदमी बस हैरत से घूरते रह जाते हैं और सोचते हैं कि क्या इतनी जानवरों जैसी ताकत वाला उनका बचाने वाला इंसान भी है। हैरान खड़े अमीरजादे की तरफ मुड़कर खादिम कहता है कि उन्हें एक शांति से बात करनी चाहिए। बाद में किले के अंदर गोश्त, रोटी और शोरबे का एक अच्छा खासा खाना परोसा जाता है। बैरन मोल्डेन अपने मेहमानों का स्वागत करता है और मानता है कि काफी वक्त हो गया जब वो किसी की मेहमान नवाजी कर पाया हो, जबकि डंकन अच्छा खाना देखकर हैरान रह जाता है। वो लालच से अपना सूप पीता है और फौरन एक और कटोरे की मांग करता है, लेकिन खादिम शक की निगाह से दावत को देखता है और सवाल करता है कि इतने लंबे घेराव के दौरान उनके पास इतना खाना कैसे हो सकता है। ये एक बहुत ही गहरी नजर है। बैरन समझाता है कि ये उसकी इज्जत का सवाल है। किसी मेहमान को भूखा रखने से पहले वो अपनी जांग से गोश्त काट कर खिला देगा। खादिम इज्जत की बात पर ताना मारता है और पूछता है कि क्या इसी वजह से उसने अपनी जान फेंकने की कोशिश की थी। बैरन चुपचाप मान लेता है कि कुछ हद तक यही वजह थी। हमारा बंदा पूरी कहानी की मांग करता है। वो जानना चाहता है कि उसने ये खुदकुशी वाला हमला क्यों किया। बैरन मान जाता है और कहता है कि सब कुछ समझाने के लिए उसे वक्त में पीछे जाना होगा और वो अपनी कहानी शुरू करता है, ये बताते हुए कि मोल्डेन कभी एक बंजर और असुरक्षित जमीन हुआ करती थी। जब वो जवान था तो उसे शहंशाह का हुक्म मिला और उसने इसे रहने के लिए एक अच्छी जगह बनाने का ठान लिया था। 1 दशक से ज्यादा वक्त तक उसने अपनी पूरी जान इस जमीन में लगा दी और मोल्डेन को एक खुशहाल और शांत शहर में बदल दिया। और इसकी दूर दराज जगह की वजह से उसे यकीन था कि मोल्डेन की शांति हमेशा कायम रहेगी। लेकिन वो बताता है कि एक आदमी के लालच और जलन ने सब कुछ बदल दिया और वो आदमी उसका पड़ोसी लॉर्ड वाइकाउंट एडलिन था। बैरन बताता है कि जैसे जैसे मोल्डेन खुशहाल होता गया, जलने वाले वाइकाउंट ने झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। एडलिन ने उसे डीमन बैरन का नाम दिया और दावा किया कि उसने एक शैतान के साथ सौदा किया है। खादिम और डंकन सुनते रहते हैं जब बैरन बताता है कि कैसे शुरुआत में किसी ने भी ऐसी बेबुनियाद अफवाहों पर यकीन नहीं किया, लेकिन हालात तब बदल गए जब चौथे शहजादे को वाइकाउंट की बेटी से प्यार हो गया, जिससे एडलिन को शाही खानदान से सीधा ताल्लुक मिल गया। शहंशाह की खामोश रजामंदी के साथ एडलिन की बातों को अब बकवास नहीं माना जाता था और तथाकथित डीमन बैरन को काबू करने की मुहिम शुरू हो गई। वो अपनी कहानी खत्म करते हुए बताता है कि 4 महीने के घेराव के बाद उसने अपने लोगों की तकलीफ को खत्म करने के लिए अपनी जान कुर्बान करने का इरादा बना लिया था। दूसरे शब्दों में वो अपने लोगों को बचाने के लिए मरने को तैयार था। खादिम को ये कहानी अजीब लगती
होती है। वो सवाल करता है कि 400 लोगों की फौज बिना किसी फायदे या रसद के 4 महीने तक घेरा कैसे बनाए रख सकती है। एक ऐसी बात जो समझ से परे है। बैरन के पास कोई जवाब नहीं होता। वो बस कमजोर आवाज में कहता है कि शायद शाही खानदान छिपकर उनकी मदद कर रहा हो। हमारा बंदा चुप रहता है। साफ है कि वो इस सफाई से बिल्कुल मुतमईन नहीं है। अपनी कहानी सुनाने के बाद बैरन अब सवाल करता है और पूछता है कि खादिम कौन है और वो दुश्मन के कैंप को तोड़कर यहाँ तक क्यों पहुंचा। खादिम कहता है कि वो मोल्डन में कुछ ढूंढ रहा है, खास तौर पर किले के ठीक बीच में एक मुट्ठी के आकार का पत्थर। बैरन चौंक जाता है और इस बात की तस्दीक करता है कि ऐसा पत्थर वाकई किले के तहखाने में मौजूद है। ठीक है, मुझे वहां ले चलो, खादिम हुक्म देता है और वादा करता है कि अपना काम होते ही वो चुपचाप चला जाएगा। लेकिन बैरन फौरन मना कर देता है और कहता है कि तहखाने में जाना मना है। इस पर खादिम का चेहरा सख्त हो जाता है और वो इसकी वजह जानना चाहता है। बैरन ने सख्ती से जवाब दिया कि वो किसी बाहर वाले को नहीं बता सकता। बदकिस्मती से उनकी नई नई दोस्ती का यही अंजाम होना था। माहौल में तनाव बढ़ जाता है जब खादिम उसे घूरता है। उसका सब्र साफ तौर पर जवाब दे रहा है। डंकन माहौल में आए अचानक बदलाव को महसूस करता है और सोचता है कि कैसे कुछ देर पहले का मिलनसार बैरन अब इतना ज्यादा सख्त हो गया है। दोनों आदमी तनाव में खड़े हैं, एक खामोश टकराव में उलझे हुए। ये तनाव साफ महसूस किया जा सकता है। एक तनाव भरे माहौल में खादिम बैरन मोल्डन से सवाल करता है कि वो अचानक उसे किले के तहखाने में जाने से क्यों रोक रहा है। वो झुंझलाकर एक गहरी सांस लेता है, ये महसूस करते हुए कि उसकी घुसपैठ इतनी आसानी से कामयाब हो ही नहीं सकती थी। जाहिर है ये सब इतना आसान तो होने वाला नहीं था। बैरन के अड़ियलपन से तंग आकर वो अपना सब्र खो देता है और एक तेज धमकी भरी हरकत करता है, डिनर टेबल से एक चाकू उठाते हुए। इस अचानक हमले से बैरन मोल्डन साफ तौर पर चौंक जाता है। पलक झपकते ही खादिम वो चाकू जोर से टेबल पर दे मारता है। चौंकने के बावजूद बैरन जरा भी नहीं हिलता और इस खुली धमकी के सामने डटा रहता है। अपनी बात समझाने के लिए वो एक बड़े कीड़े को कुचल देता है और उस अमीरजादे को चेतावनी देता है कि कल तक उसके 100 सिपाहियों का भी यही हश्र होगा। एक वहशियाना मगर असरदार धमकी और उसे ठंडे अंदाज में याद दिलाता है कि उसके आदमी चारों तरफ से दुश्मन से घिरे हुए हैं और छिपने से उनकी मौत बस कुछ देर के लिए टलेगी। फिर वो उसे समझाता है कि लड़ने का कोई फायदा नहीं, ये बताते हुए कि उसके सिपाही भी उसी कीड़े की तरह कुचल दिए जाएंगे और ये जाने बिना ही बेकार में मारे जाएंगे कि उन्हें क्यों मारा गया। ये तय करके कि उसे इस राजदारी की वजह जानने की जरूरत नहीं है, वो बस उसके सामने एक रास्ता रखता है। वो एक वहशियाना आखिरी चेतावनी देता है, या तो चुपचाप उसे तहखाने का रास्ता दिखाओ या फिर उसे सारे आदमियों को कत्ल करने के बाद मजबूरन रास्ता दिखाओ। एक ऐसा फैसला जो लिया ही नहीं जा सकता। बैरन इस खौफनाक पेशकश के बारे में सोचता है और मन ही मन ये मानता है कि ये धमकी बिल्कुल असली है। हार मानकर वो अपनी गलती स्वीकार करता है कि उसने ऐसे मनमोजी बारी आदमी को अपने किले में आने ही क्यों दिया। कोई और चारा न होने पर वो हार मान लेता है और उसे तहखाने तक ले जाने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन जैसे ही लगता है कि खादिम जीत गया है, बैरन एक शर्त रख देता है, ये कहते हुए कि वो अभी फौरन नहीं जा सकते। खादिम उसे शक की निगाह से देखता है और इस आखिरी वक्त पर रखी गई शर्त पर सवाल उठाता है। बैरन एक सौदा पेश करता है, वो खादिम को तहखाने में जाने देगा अगर वो वाइकाउंट एडलिन के होने वाले हमले से किले को बचाने में मदद करे, और ये वो बैरन के सरेंडर करने और मरने के बाद करेगा। वो समझाता है कि उसके जाने के बाद एडलिन यकीनन एक हताश और जबरदस्त हमला करेगा, एक बेहद अजीब और मायूसी भरी पेशकश। वो वादा करता है कि एक बार हमला नाकाम हो जाए तो उसका मैनेजर उस योद्धा को उसके इनाम तक ले जाएगा। खादिम खुलेआम इस प्लान का मजाक उड़ाता है और अपने लोगों के लिए इज्जत की मौत के ख्याल को बेवकूफी भरा बताता है। अपने नेक इरादों की इतनी तीखी बुराई सुनकर बैरन हैरान रह जाता है और उसकी बोलती बंद हो जाती है। खादिम इस प्लान को अपनी जिम्मेदारी से भागना और अंजाम की परवाह एक अजनबी पर छोड़ना बताता है। बैरन के पास कोई जवाब नहीं होता और वो उस योद्धा की बातों में छुपी कड़वी सच्चाई के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है। इसके बाद हमारा हीरो उसे लेक्चर देता है कि कुर्बानी देना नेक लग सकता है, लेकिन बैरन का प्लान बिल्कुल भी नेक नहीं है। वो बस अपना बोझ दूसरों पर डालने और कायरो की तरह भागने की कोशिश कर रहा है। बैरन के प्लान का एक कड़वा लेकिन सच्चा जायजा। फिर अपनी मुट्ठी भींचकर खादिम ऐलान करता है कि एक अटालन योद्धा का तरीका अलग होता है। वो बताता है कि एक अटालन आखिरी सांस तक लड़ता है, भले ही उसके हाथ पैर टूट जाएं और उसकी खोपड़ी चकनाचूर हो जाए। पूरे जोश के साथ वो हर मुश्किल के खिलाफ इस वहशियाना लड़ाई को ही सच्ची इज्जत की मौत बताता है। इज्जत की एक बहुत अलग और कहीं ज्यादा खूनी परिभाषा। बैरन मोल्डन चाकू और कुचले हुए कीड़े को घूरता रहता है और चुपचाप उस योद्धा के हिंसक लेकिन गहरे फलसफे को समझने की कोशिश करता है। अपनी बात रखने के बाद वो एक अलग पेशकश करता है और बैरन को अपनी बात सुनने के लिए कहता है। बाद में सौदागर डंकन उन दोनों को उनके गर्मा गर्म टकराव के बाद फिर से बात करते देखकर हैरान रह जाता है। खादिम आखिरी जवाब के लिए जोर डालता है और बैरन से पूछता है कि उसने क्या फैसला किया है। बैरन मोल्डन नई पेशकश पर विचार करने के लिए राजी हो जाता है और खादिम और डंकन को अपने फैसले का इंतजार करने के लिए एक गेस्ट रूम में भेज देता है। एक मैनेजर उस बेमेल जोड़ी को किले के अंदर से उनके आरजी कमरे तक ले जाता है और वो एक अच्छे खासे सजे हुए कमरे में दाखिल होते हैं। डंकन की हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब वो खौफनाक योद्धा बड़ी दरियादिली से उसे बिस्तर लेने और थोड़ा आराम करने के लिए कहता है। जहाँ एक तरफ सौदागर बेचैन हो रहा होता है, वहीं खादिम शांति से आने वाली लड़ाई की उम्मीद में अपने हथियार तैयार करता है। डंकन घबराहट में बिस्तर के किनारे पर बैठ जाता है। साफ है कि वो आराम करने के लिए कुछ ज्यादा ही बेचैन है। आखिरकार वो हिम्मत जुटाकर खादिम से पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि बैरन उसका सौदा मान लेगा। खादिम पूरे यकीन के साथ जवाब देता है कि ये बैरन के लिए एक अच्छा सौदा है और वैसे भी उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये सुनकर डंकन राहत की सांस लेता है
और कहता है कि वो तो डर गया था जब पहले मान जाने वाला बैरन अचानक इतना अड़ियल हो गया था। फिर वो जोर से सोचने लगता है कि आखिर वो अमीरजादा उन्हें तहखाने से दूर रखने के लिए इतना बेताब क्यों था। खादिम एक राजदाराना अंदाज में उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है कि वजह तो साफ है। उलझन में पड़ा डंकन पूछता है कि आखिर ऐसा क्या है जो इतना साफ है, लेकिन उनकी बातचीत बीच में ही कट जाती है जब उनके कमरे का दरवाजा झटके से खुलता है। बैरन मोल्डेन वापस आ गया है और लगता है कि उसने अपना फैसला कर लिया है। वो उनके सामने खड़ा है और उसके हाव भाव से एक नया इरादा जाहिर हो रहा है। ऐसा लगता है कि खादिम की बातों का गहरा असर हुआ है। बैरन को इतनी जल्दी वापस आया देख खादिम सीधे मुद्दे पर आता है और पूछता है कि क्या उसने अपना मन बना लिया है। एक मजबूत हामी भरते हुए बैरन मोल्डेन इस बात की तस्दीक करता है। खादिम संतुष्ट होकर कहता है, ठीक है तो तैयार हो जाओ, और किले पर रात घिरने लगती है। चांदनी रात में किले की दीवारों पर बाहर निकलकर हमला करने की तैयारियां चल रही है। 2 पहरेदार पहरा दे रहे हैं जो होने वाली कार्रवाई से बेखबर हैं। उनमें से एक पहरेदार पास आते कदमों की आहट से चौंक जाता है। वो अपने भाले उठा लेते हैं और अंधेरे से निकलते खादिम और बैरन को ललकारते हैं। ये देखकर पहरेदारों के होश उड़ जाते हैं कि उनके सरदार बैरन मोल्डन के साथ खादिम है। डेल्टन के साथ ही पहरेदार सवाल करते हैं कि उनके मालिक इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हैं और उन्होंने इतना अजीब जंगी लिबास क्यों पहना है। लेकिन बैरन शांति से अपने अफसर को शांत रहने और उसकी मदद करने का हुक्म देता है। अभी भी उलझन में डेल्टन पूछता है कि क्या हो रहा है, लेकिन उसका मालिक बस उसे एक रस्सी को महफूज करने में मदद करने का हुक्म देता है और फिर अपने आदमियों को साफ हिदायत देता है कि रस्सी को दीवार के खंभों से मजबूती से बांध दे और चाहे कुछ भी हो जाए किले से बाहर कदम मत रखना। अपने मालिक के हुक्म पर सिपाही उस भारी रस्सी को पत्थर की दीवारों से मजबूती से बांध देते हैं। रस्सी बंध जाने के बाद खादिम दीवार के किनारे पर आता है, नीचे उतरने के लिए तैयार। वो बड़ी आसानी से उस विशाल दीवार से नीचे उतरता है। उसकी हरकतें हैरान करने वाली तेजी और खामोशी से भरी हैं। उसके जैसे भारी भरकम आदमी के लिए ये एक चौंकाने वाली फुर्ती है। दीवार के ऊपर से सिपाही यकीन ना करते हुए देखते रह जाते हैं, इस बात पर हैरान होकर कि इतना विशाल शरीर वाला कोई इतनी फुर्ती से कैसे चल सकता है। जैसे ही बैरन मोल्डन भी नीचे जाने की तैयारी करता है, डेल्टन उससे सावधान रहने को कहता है। नीचे उतरने से पहले बैरन अपने सबसे भरोसेमंद आदमियों के नाम पुकारता है, जिसकी शुरुआत वो स्केलोन और ओलिक से करता है। वो नाम पुकारना जारी रखता है, क्रेन, बेनिन, चेरोट, डुनेबिन और आखिर में डेल्टन। इस पर डेल्टन अपने बैरन की पुकार का जवाब देता है। उसकी आवाज में चिंता भरी होती है। बैरन मोल्डन उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा कीमती काम सौंपता है, खुद मोल्डन की हिफाजत करना। अपने मालिक के आखिरी शब्दों का बोझ डेल्टन और दूसरे सिपाहियों को हैरान और गमगीन कर देता है। ये साफ तौर पर एक विदाई है। अपनी विदाई पूरी करके वो नीचे जमीन पर खादिम के पास पहुंचने के लिए रस्सी से उतरता है। खादिम नीचे सब्र से इंतजार कर रहा होता है और ताना मारते हुए पूछता है कि क्या उसकी विदाई पूरी हो गई। इस पर बैरन मोल्डन एक सादा पर मजबूत इरादे वाला जवाब देता है, हाँ हो गई। तभी खादिम अपनी तलवार निकालता है। अब जब उनका गठबंधन हो चुका है, वो पक्के इरादे वाले बैरन की तरफ मुड़ता है और कहता है, ठीक है तो फिर चलो। उनका जानलेवा साझा मकसद साफ है, वो वाइकाउंट एडलिन को मारने जा रहे हैं। इस प्लान से हैरान बैरन मोल्डन बस इतना ही पूछ पाता है, ये इसने अभी अभी क्या कहा। किले की महफूज दीवारों के अंदर वो दोनों अपनी आखिरी रणनीति तय करते हैं। खादिम अपना हैरान कर देने वाला प्लान बताता है। सिर्फ वो दोनों सूरज ढलते ही दुश्मन के कैंप पर धावा बोलेंगे और उनके पास होगी बस एक तलवार और एक भाला। बैरन को इस बात पर यकीन नहीं होता। वो पूछता है कि सिर्फ 2 लोगों का दुश्मन के कैंप पर हमला करना क्या सीधे सीधे मौत को दावत देना नहीं है। इस पर खादिम बड़ी बेरुखी से कहता है कि जब बैरन पहले से ही एक खुदकुश हमले का प्लान बना रहा था तो मौत तो दोनों ही सूरतों में तय थी। उसकी इस बेरहम दलील से बैरन एकदम सतपका जाता है और पल भर के लिए खामोश हो जाता है। वो योद्धा समझाता है कि चाहे बैरन हार मान ले या लड़ते लड़ते मर जाए, उसकी मौत से वाइकाउंट एडलिन के पास अपनी फौज यहाँ रखने का कोई बहाना नहीं बचेगा। फिर वो उससे सवाल करता है और याद दिलाता है कि शुरू से ही अपनी जान कुर्बान करना ही तो उसका असल मकसद था। बैरन मोल्डन को फिक्र होती है कि अगर ये हमला नाकाम रहा तो वाइकाउंट गुस्से में आकर बदले के तौर पर मोल्डन को पूरी तरह तबाह कर देगा। लेकिन खादिम पूरे भरोसे के साथ उसकी फिक्र को नजरअंदाज कर देता है और यकीन दिलाता है कि वो हमले के दौरान वाइकाउंट की जिंदगी खत्म कर देंगे। उस योद्धा के अटूट भरोसे को देखकर बैरन के पास कहने को कुछ नहीं बचता और वो बस यकीन न करते हुए उसे घूरता रहता है। एहतियात के तौर पर खादिम वादा करता है कि अगर वो वाइकाउंट को मारने में नाकाम रहे तो भी वो मोल्डन की हिफाजत में मदद करने के अपने पुराने सौदे पर कायम रहेगा। इस पर बैरन सोचता है कि अगर उसने इस आदमी की जबरदस्त काबिलियत को अपनी आंखों से ना देखा होता तो वो इस भरोसे को सिर्फ घमंड समझता। खादिम उसे याद दिलाता है कि वो तो वैसे भी मरने ही वाला था और इस हमले को उस तबाही की जड़ को खत्म करने का एक ऐसा मौका बताता है जिसमें हारने को कुछ भी नहीं। फिर वो उसे एक योद्धा का वो असूल बताता है जिस पर वो खुद चलता है, अपने आखिरी सांस तक दुश्मन पर वार करते रहो। रात के अंधेरे में दोनों अपनी घुसपैठ शुरू करते हैं और फौरन ही उनका सामना सरहद पर पहरा दे रहे संतरियों से होता है। बिना एक लफ्ज कहे एक तलवार उनकी तरफ उड़ती हुई आती है जो हमले की शुरुआत का इशारा थी। उसी उड़ती हुई तलवार से खादिम चुपचाप और बड़ी सफाई से पहले पहरेदार को ढेर कर देता है, इससे पहले कि वो कोई शोर मचा पाता। पहरेदार दर्द से चिल्लाता है जबकि दूसरा पहरेदार जो पूरी तरह से हैरान था उसकी तरफ देखता है। फिर वो हमले के स्रोत को ढूंढने के लिए इधर उधर देखता है, लेकिन उसे सिर्फ एक अजीब सी खामोशी मिलती है। इससे पहले कि वो आदमी समझ पाता कि हो क्या रहा है, खादिम उसे खत्म करने के लिए उसके करीब पहुंच जाता है और अपनी तलवार उस सिपाही की गर्दन में घुसा देता है। सिपाही फौरन मर जाता है। अपनी ताजा लाश पर खड़े होकर उसे महसूस होता है कि कुछ तो अजीब है। ये बात बेहद परेशान करने वाली है कि सिपाही अपने साथियों को आंखों के सामने मरता देख कोई रडामल नहीं दिखा रहे हैं। अंदर से एक आवाज उसे चीख चीख कर कहती है कि इस फौज के साथ कुछ बहुत गलत है। खादिम मरे हुए सिपाही के धसे हुए कमजोर चेहरे को गौर से देखता है और महसूस करता है
कि वो बस हड्डी और खाल का ढांचा रह गया है। वो अंदाजा लगाता है कि इस हद तक की भुखमरी बहुत ज्यादा है, जो इस बात को और भी ज्यादा शकी बना देती है कि ये सिपाही अभी तक भागे क्यों नहीं। लाशों को पार करते हुए वो दुश्मन के कैंप में और अंदर की तरफ बढ़ता जाता है। इस भयानक सच्चाई को समझते हुए उसके चेहरे पर तनाव के भाव आ जाते हैं। बैरन मोल्डन, जो अब भी उन तेज और बेरहम हत्याओं को समझने की कोशिश कर रहा है, उसे एक सवालिया नजर से देखता है, लेकिन वो योद्धा अपने मिशन पर ही ध्यान लगाए रखता है और उसकी आंखें आगे के रास्ते को टटोलती हैं, पक्के इरादे के साथ। वो बस बैरन से कहता है, चलो कैंप में और अंदर चलते हैं। और इस तरह दोनों योद्धा दुश्मन के इलाके के बीचों बीच आगे बढ़ते हैं। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि कैंप में अजीब सी हलचल है, जहां सिपाही सोने के बजाय इधर उधर घूम रहे हैं। बैरन हैरान है। वो सोच रहा है कि सिपाही जाग क्यों रहे हैं और बिना अपने कवच उतारे बैरकों में क्यों घूम रहे हैं। तभी घूमते हुए सिपाहियों में से एक, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और जो बेजान लग रहा था, धीरे से अपना सिर उनकी तरफ घुमाता है। उसकी आंखों में कोई जिंदगी नहीं है, जो खादिम के शैतानी असर वाले शक को पुख्ता कर देती हैं। अचानक वो खुद को कराते हुए जॉम्बी जैसे सिपाहियों की भीड़ से घिरा हुआ पाते हैं। खादिम बैरन को मोर्चा संभालने का काम देता है, जबकि वो खुद उनके लीडर का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। उलझन में बैरन पूछता है कि वो आखिर किसे ढूंढने जा रहा है। खादिम साफ साफ बताता है वो सीधे कमांडर वाइकाउंट एडलिन के पास जा रहा है। फिर वो हैरान बैरन को समझाता है कि कमांडर होने के नाते वाइकाउंट के पास ही सबसे ज्यादा शैतानी ताकत होगी। फिर खादिम बैरन को अपना आखिरी हुक्म देता है, अपनी आखिरी सांस तक जी भरकर कोहराम मचाओ, और उसे याद दिलाता है कि ये वही दुश्मन है जिन्होंने उसकी जमीन और लोगों को, उसके कीमती खजाने को तबाह किया है। इन लफ्जों से हिम्मत पाकर बैरन मोल्डन का इरादा मजबूत हो जाता है और वो अपने घर के लिए लड़ने को तैयार होता है। तभी खादिम खुद को तैयार करता है और दो जोम्बी सिपाहियों की तरफ दो चाकू फेंकता है और वो चाकू उन बेसुध सिपाहियों के गले में जा धंसते हैं। इसके बाद वो अब एक तलवार और एक कुल्हाड़ी से लैस होकर उस भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाने के लिए तैयार होता है। बड़ी बेरहमी और सफाई से वो दुश्मनों की कभी न खत्म होने वाली लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। वो एक संजीदा तसल्ली के साथ महसूस करता है कि उसका अंदाजा सही था, ये सिपाही कठपुतलियों के अलावा और कुछ नहीं है। बैरन बस खामोश और हैरान होकर देखता रहता है कि कैसे खादिम उस कब्जे में आई हुई फौज को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। उसके हथियार धुंध की तरह चलते हैं और बड़ी आसानी से सिपाहियों के सिर धड़ से अलग कर देते हैं। वो अपना लगातार हमला जारी रखता है और अपने पीछे लाशों का ढेर छोड़ता जाता है। एक और सिपाही चीखता हुआ हमला करता है। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए खादिम सीधा उस सिपाही के सिर के आर पार वार करता है। खून में लथपथ लेकिन जरा भी परेशान हुए बिना वो उसे मारने के बाद एक पल के लिए रुकता है, मगर वो देखता है कि वो जितना अंदर जा रहा है, सिपाही उतने ही बेकाबू होते जा रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि दीमन उसे रोकने के लिए अपनी ताकत एक जगह जमा कर रहा है। बढ़ते हुए इस विरोध की अहमियत को समझकर वो जान जाता है कि उसका शक सही था। उसे दूर एक बड़ा रोशन तंबू दिखाई देता है और वो समझ जाता है कि वो सही दिशा में जा रहा है, कमांडर के तंबू की ओर। बिना किसी हिचकिचाहट के वो उस तंबू में घुस जाता है, इस सारी बुराई की जड़ का सामना करने के लिए तैयार। अंदर वो वाइकाउंट एडलिन को एक काम चलाऊ सिंहासन पर बैठा हुआ पाता है, जो अपने खास पहरेदारों से घिरा हुआ है। पहरेदार साफ तौर पर उसी जादू के असर में है और उनके जिस्म के चारों ओर एक खतरनाक बैंगनी रोशनी है। खुद वाइकाउंट के अंदर से भी एक जबरदस्त शैतानी ताकत निकल रही है। कब्जे में आए पहरेदार फौरन हरकत में आ जाते हैं और उस घुसपैठिए का रास्ता रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो ऐसा करते हैं, वाइकाउंट की आंखें झटके से खुलती है और उसकी चमकती हुई लाल पुतिया दिखती है, जो उसके शैतानी कब्जे में होने का सबूत है। तभी शैतान के कब्जे वाला वाइकाउंट मजाक उड़ाते हुए उसका स्वागत करता है और उस बेशर्म जंगली कुत्ते को यहाँ तक पहुँचने के लिए मुबारकबाद देता है। डरने के बजाय खादिम उस ताने का जवाब एक आत्मविश्वासी मुस्कान से देता है। मामला दिलचस्प है। मुझे याद है अपने पहले प्लेथ्रू में मुझे कब्जा करने वाले डीमन ज्यादा नहीं मिले थे। लगता है मैं किसी नायाब दुश्मन से टकरा गया हूँ और इस नई चुनौती का सामना करने में मजा आएगा। अपने तख्त पर बैठा वाइकाउंट खादिम पर तंज कसता है, इसमें हंसने वाली क्या बात है, और कहता है कि वो खादिम के मामूली जिस्म को देख सकता है, उसे एक कीड़ा मकोड़ा बुलाता है और बैरन मोल्डन को अकेला छोड़ने की धमकी देता है। अपने बरसों पुराने मंसूबों को एक तैयार बाग से मिलाते हुए वो शैतान गुस्से से पूछता है कि क्या उस जैसा जंगली कुत्ता सच में फसल काटने में दखल देने की सोच सकता है। विलेन की बकवास से जरा भी मुतासिर हुए बिना खादिम बेरुखी से कहता है, तुम्हें भौंकने का बहुत शौक है। ये देखकर कि वो योद्धा पीछे नहीं हटेगा, शैतान ऐलान करता है कि उसने अभी अभी अपनी जान देने का फैसला किया है और इसी के साथ वाइकाउंट के जिस्म से लाल शैतानी ऊर्जा की एक बड़ी लहर निकलती है, क्योंकि वो हमला करने की तैयारी कर रहा है। ये देखकर खादिम एक पल के लिए इतनी ज्यादा शैतानी ताकत को निकलते देख हैरान रह जाता है। अपनी सबसे खास तकनीक तैयार करते हुए वो शैतान उससे अपनी छोटी मोटी अकड़ को अलविदा कहने के लिए कहता है। उसकी ताकत बढ़ती ही जाती है और वो दहाड़ता है कि इस पल से खादिम का जिस्म उसका है। फिर वो शैतानी ऊर्जा उसकी तरफ तेजी से बढ़ती है, उसे अपने काबू में करने और उस पर कब्जा करने की कोशिश करती है। उसकी आंखें फैल जाती है जब वो शैतान की पूरी नफरत को अपने होश पर हमला करते हुए महसूस करता है। तभी वो शैतान अपनी तकनीक के बारे में बताता है। वो अपनी सारी नफरत उसके अंदर डाल रहा है और अगर उसके होश में जरा सी भी दरार आई तो वो उस पर पूरी तरह से काबू पा लेगा। लेकिन कब्जा करने की कोशिश अचानक रुक जाती है, जिससे वो शैतान हैरान परेशान हो जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। उसके दिमाग में एक ऑफिस वर्कर के तौर पर
उसकी पिछली जिंदगी की एक झलक कौनती है। यही उसकी कभी न डिगने वाली मॉडर्न रूह का राज है। इस झलक के बाद शैतानी ऊर्जा बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसके चारों ओर बिखर जाती है। जब उसका शैतानी ऊर्जा से कब्जा करने वाला हमला नाकाम हो जाता है तो शैतान को तकलीफ होती है। सदमे में वो चिल्लाता है कि उसका कब्जा नाकाम हो जाए, ये नामुमकिन है। अब भी यकीन ना करते हुए वो सवाल करता है कि उसकी नफरत को कैसे रोका जा रहा है और वो अपनी पूरी ताकत के बावजूद उस योद्धा के जिस्म पर कब्जा क्यों नहीं कर पा रहा है। हमारा हीरो बस मुस्कुराता है, मजाक में माफी मांगता है और बताता है कि उसके जिस्म में रूह के लिए जो जगह है वो पहले से ही भरी हुई है। चश्मा पहने एक ऑफिस वर्कर के रूप में उसकी पुरानी जिंदगी की एक छोटी सी झलक इस बात की तस्दीक करती है कि दूसरी दुनिया से आई उसकी रूह एक मजबूत ढाल का काम कर रही है। कब्जे की कोशिश के बचे खुचे असर के खत्म होते ही खादिम अकड़ कर खड़ा रहता है। शैतान को याद आता है कि इससे पहले उसका कब्जा सिर्फ एक बार नाकाम हुआ था, वो भी एक ऊंचे दर्जे के शैतान के खिलाफ। इसलिए इस इंसान का सामना करना उसे पूरी तरह से चकरा देता है और बताता है कि पहले तो उसे शक था कि खादिम के अंदर कोई ऊंचे दर्जे का शैतान है, पर अब वो देख रहा है कि ये तो बस एक इंसान है। फिर वो खतरनाक तरीके से मुस्कुराता है, इस बात से हैरान होकर कि उसे एक मामूली इंसान ने मात दे दी। गुस्से में आकर वो उस जंगली कुत्ते से कहता है कि ज्यादा इतराए नहीं और कसम खाता है कि अगर वो उसका जिस्म नहीं ले सकता तो कोई दूसरा तरीका अपनाएगा। इसी के साथ वो शैतान उसे बस कुचल देने का फैसला करता है और वाइकाउंट एडलिन के जिस्म को एक खौफनाक विशाल जानवर में बदल देता है। फिर वो दहाड़ता है कि वो उसे कुचलकर उसका कीमा बना देगा। अपनी भारी भरकम गदा को पकड़कर वो जानवर एक जबरदस्त हमले की तैयारी करता है। खादिम आने वाले वार के लिए तैयार हो जाता है और उसका चेहरा फैसले से सख्त हो जाता है। तभी वो शैतान अपनी नुकीली गदा को बेहिसाब रफ्तार और ताकत से घुमाता है, लेकिन हमारा हीरो किसी तरह अपनी कुल्हाड़ी से उस वार को रोक लेता है। पर टक्कर बहुत जबरदस्त होती है। वार के जोर से वो पीछे की ओर घिसटता चला जाता है और अपनी जगह पर टिके रहने के लिए जद्दोजहद करता है और उसकी कुल्हाड़ी उस शैतानी ताकत को झेल नहीं पाती और टक्कर से उसका एक छोटा सा टुकड़ा टूट जाता है। अपना खास हथियार बेकार हो जाने पर खादिम झुंझलाहट में अपनी जबान चटकाता है। वो जानवर जीत की खुशी में दहाड़ता है और हड्डियां तोड़ देने वाले एक और वार के लिए तैयार होता है, लेकिन वो तेजी से पीछे हटकर बच निकलता है। ठीक उसी पल जब गदा जमीन पर उस जगह टकराती है जहां वो खड़ा था, टक्कर से धूल और मलबा हवा में उड़ता है और वो उस जानवर से दूरी बना लेता है। अब बचाव की मुद्रा में खादिम दूर से उस विशाल जानवर का सामना करता है। शैतान उसका मजाक उड़ाता है और उसे दुम दबाकर भागने वाला एक बेचारा बेशरम जंगी कुत्ता कहता है। अपनी टूटी कुल्हाड़ी पकड़े हुए खादिम शांति से अंदाजा लगाता है कि वो गदा साफ तौर पर शैतान के नए विशाल रूप के लिए ही बनी थी। वो सही नतीजा निकालता है कि उसकी कुल्हाड़ी जैसा मामूली हथियार उस भारी भरकम गदा से सीधी टक्कर नहीं झेल पाएगा। इसके बाद वो शांति से अपने दुश्मन को देखता है और हमले का एक नया प्लान बनाता है। मोल्डेन कैसल की दीवारों के ठीक बाहर कैंप में लड़ाई जारी रहती है। शैतान का पैर लाल ऊर्जा से चमकता है और वो खादिम पर तंज कसता है, पूछता है कि क्या वो भागने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा है। इसी बीच कब्जे में आए सिपाहियों की उसकी फौज हमारे हीरो को घेर लेती है और उसे चारों तरफ से बंद कर देती है। वो जानवर कहता है कि भले ही उसने उसकी कुछ कठपुतलियों को मार दिया हो, पर उसके पास इस्तेमाल करने के लिए अभी भी 300 से ज्यादा है। एक कब्जे में आया सिपाही तलवार लेकर आगे झपटता है, लेकिन खादिम तैयार है। एक कब्जे में आया सिपाही तलवार लेकर आगे झपटता है, लेकिन खादिम तैयार है। हमारा हीरो बड़ी आसानी से उनके बेढंगे हमलों से बच निकलता है। उसका दिमाग अभी भी बड़े खतरे पर लगा हुआ है। फिर वो अपनी कुल्हाड़ी के एक तेज वार से पलटवार करता है और बेरहमी से एक सिपाही का सिर कुचल देता है और भीड़ के बीच से अपना रास्ता साफ करता है। वो अपनी मौत का नाच जारी रखता है और कब्जे में आए सिपाहियों को एक एक करके काट डालता है। तभी वो खौफनाक शैतान अपनी गदा को ऊपर से नीचे की ओर एक जोरदार वार में दे मारता है। खादिम बाल बाल उस हमले से बचता है। वो नुकीला हथियार उसके चेहरे के पास से गुजर जाता है। गदा जमीन को चकनाचूर कर देती है, लेकिन वो बचने के लिए पहले ही पीछे कूद चुका होता है। शैतान गुर्राता है कि उस जंगली कुत्ते के लिए भागने की कोई जगह नहीं है, लेकिन खादिम जमीन पर उतरता है। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं है और वो हालात का जायजा लेना जारी रखता है। वो गदा के एक और जमीन हिला देने वाले वार से खुद को दूर उछाल लेता है। अपनी बेमिसाल रफ्तार और फुर्ती का इस्तेमाल करके वो उस भारी भरकम जानवर को आसानी से चकमा दे देता है। वो अचानक रुक जाता है, धूल उड़ाता हुआ अपनी अगली चाल की तैयारी करता है। उसके इस तरह बचने से चिढ़कर शैतान उसकी बेइज्जती करता है और कहता है जंगली कुत्ते से ज्यादा अच्छा नाम चूहा है। लेकिन खादिम बस कैसल के दरवाजों की तरफ एक नजर डालता है, जो उसकी असली रणनीति का एक हल्का सा इशारा है। शैतान उसकी नजर को देख लेता है और गलती से ये मान लेता है कि वो अपनी जान बचाने के लिए कैसल में भागने की सोच रहा है और इस ख्याल को बेकार बताता है। इसी बीच कैसल की ऊंची दीवारों पर डंकन सीढ़ियां चढ़ रहा है और खादिम के खुफिया प्लान को अंजाम दे रहा है। वापस जंग के मैदान में वो जानवर खादिम पर तंज कसता है और कहता है कि ये सच है कि एक इंसानी जिस्म कभी भी एक शैतान के सामने टिक नहीं सकता, और अपनी जुबानी जंग जारी रखते हुए कहता है कि उसे मारने के लिए उसे एल्गाज हाउंड्स को लाना चाहिए था, जो होली नाइट्स की सबसे खास फौज है। इस पर हमारा हीरो मान लेता है, सही कहा, मेरी अभी की हालत में इस शैतान की मसल पपेट को कुचलना मुश्किल होगा। शैतान पागलों की तरह हंसता है, ये सोचकर कि खादिम ने आखिरकार अपनी हार मान ली है और उससे बेवकूफ कहता है। लेकिन आंखों में एक तेज चमक के साथ खादिम बात बदल देता है और उसके असली जिस्म के बारे में पूछता है। शैतान इस सवाल से पूरी तरह सकपका जाता है और समझ नहीं पाता कि वो क्या कहना चाह रहा है। तभी कैसल की दीवारों पर
घबराया हुआ डंकन खादिम को आवाज देता है। लगता है कि प्लान का उसका हिस्सा पूरा हो गया है। खादिम इशारा करता है कि अगर वो शैतान का असली जिस्म है तो उसे एक कमजोर सौदागर भी संभाल सकता है, और वो अपना तंज पूरा करता है। पूछता है कि क्या शैतान इस बात से सहमत है कि उसके असली रूप को बड़ी आसानी से निपटाया जा सकता है। जैसे ही खादिम के शब्दों का मतलब उसकी समझ में आता है, शैतान की आंखें खौफ से फैल जाती हैं और फिक्र में वो कहता है कहीं ऐसा तो नहीं, और कैसल की दीवारों की तरफ देखता है। तभी कैसल की दीवार पर खून टपकता है। शैतान का असली रूप एक छोटा मांस का लोथड़ा कई आंखों वाला जीव सामने आता है जो कैसल की दीवार पर एक खंजर से छिदा हुआ है। शैतान दर्द और गुस्से में दहाड़ता है, चिल्लाता है, तू हरामजादे। खादिम बस एक ठंडी तसल्ली भरी मुस्कान के साथ देखता रहता है। उसका शानदार और बेरहम प्लान कामयाब हो गया है। तभी एक फ्लैशबैक में खादिम का अंदाजा सामने आता है। बैरन मोर्डन कोई खजाना नहीं बल्कि एक डीमन छुपा रहा था। इस बात का पता चलने पर डंकन बुरी तरह चौंक गया और यकीन नहीं कर पा रहा था, जबकि हमारा हीरो उसके पीछे बड़े आराम से खड़ा था। उस व्यापारी ने अपनी उलझन जाहिर की क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि बैरन तहखाने में बस कोई खजाना छुपा रहा था। लेकिन खादिम ने समझाया कि बैरन जैसा इज्जतदार आदमी किसी गुजारिश को इतनी सख्ती से तभी मना कर सकता था जब वो कोई वाकई शर्मनाक चीज छुपा रहा हो। ये अंदाजा लगाने के बाद वो दोनों महल के तहखाने की तरफ जाने वाले भारी नक्काशीदार दरवाजों के सामने खड़े थे। डंकन ने देखा कि दरवाजे पर एक बहुत ही बड़ा और मजबूत दिखने वाला ताला लगा था, जिससे अंदर जाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। मगर खादिम ने बस इतना कहा, अब नहीं, और अपनी ताकत के जोर पर उसे तोड़ने की तैयारी करते हुए अपने बाजू फुलाए। बस एक ही जोरदार झटके में उसने उस बड़े से ताले को तोड़कर चकनाचूर कर दिया और अपनी बेहिसाब ताकत का सबूत दिया। फिर उसने डंकन को एक खंजर दिया और हिदायत दी कि जब चांद ढल जाए तो वो चुपके से तहखाने में घुसकर डीमन के असली जिस्म जो बस गोश्त का एक लोथड़ा था उसमें खंजर घोंप दे। डरे हुए डंकन ने इस प्लान पर सवाल उठाया और उसे याद दिलाया कि उनका सामना एक ताकतवर डीमन से था। खादिम ने पूरे यकीन के साथ डंकन को तसल्ली दी और वादा किया कि डीमन उससे लड़ने में इतना मगन होगा कि उसका बेबस असली जिस्म एक आसान निशाना बन जाएगा। इसके बाद उसने अपनी आखिरी सबसे जरूरी हिदायत दी, वो मौका हाथ से जाने मत देना। सीन उसी लम्हे पर वापस आता।